सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। भी एक बार कंफर्म करेंगे। और बेटा टाइम पे आना ज़रा सीखा करो, ठीक है। हाँ, और नहीं सीख पाते हो तो अपने अध्यापक से सीखो कैसे टाइम पे आते हैं। 10 बजे मतलब 10 बजे, ना 1 मिनट लेट ना 1 मिनट जल्दी, एकदम एक्यूरेट टाइम पे। कुछ सीखो। कब सीखोगे? चलो तो शुरू किया जाए आज का लेक्चर। ऑल राइट, तो आज हम लोग करने वाले हैं औरंगजेब एंड लेटर मुगल्स। पहला क्वेश्चन ये करो। एक दिन जल्दी मतलब क्या आ गया? लेट कब आया हूँ? अभी तक जल्दी आ रहा था वो 9:40 पे और 9:45 पे। हाँ, हैप्पी यूथ डे सभी को। आज नेशनल यूथ डे है। हमारी स्वामी विवेकानंद जी की जन्म तिथि आज, ठीक है। जयंती है उनकी आज। तो आज नेशनल यूथ डे है, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो अपनी यूथनेस को दिखाएं, नहाएं जाके, ठीक है। पढ़ाई करें ढंग से, देश के लिए कुछ अच्छा करें। लेकिन नहीं, लेटे हुए हैं, रजाई के अंदर घुसे हुए हैं, मन नहीं हो रहा निकलने का। थोड़ी देर और सो लें, थोड़ी देर और लेट लें। ये यूथ हैं आज के, हैं? क्यों? चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एंड दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग। एक सेकेंड। रिकॉर्डिंग के लिए आप मुझे याद दिला दिया करो हर रोज़, ठीक है। खासकर जो लोग बैच में हैं, क्योंकि इसी वजह से क्लास लेट अपलोड होती है। एक्चुअल में क्या है कि यूट्यूब के साइड से कुछ एरर है, ठीक है। तो अभी मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया तो तुरंत आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी। जो पहले हुआ था वो अब नहीं होगा प्रॉब्लम, ठीक है। तो मुझे रिकॉर्डिंग का याद दिला दिया करो सभी लोग, कमेंट स्पैम करके इनिशियली, है ना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब एंड लेटर मुगल्स। पहला क्वेश्चन ये रहा, स्टेटमेंट 1, अकबर इंट्रोड्यूस द एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन इन द मुगल आर्किटेक्चर। बुलंद दरवाजा वॉज बिल्ड टू कमेमोरेट द अकबर्स विक्ट्री ओवर गुजरात। यस, कब हुई थी विक्ट्री ओवर गुजरात? 1573 में हुई थी, 1573 में। और इसी के लिए बुलंद दरवाजा बनाया गया था फतेहपुर सीकरी में। अकबर इंट्रोड्यूस द एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन इन द मुगल आर्किटेक्चर। यस, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों ही सही। ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या अभी? ओके, यस, PSLV C62 विल बी लॉन्च टुडे। दुश्मन का प्रहरी हमारा, क्या नाम है उसका? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ट बाई द शाहजहां एज अ टेम्पररी कैपिटल। सो नो, इट वॉज बिल्ट बाई अकबर। अकबर के द्वारा इसको बिल्ड किया गया था। कब बिल्ड किया गया था? 1570 में, आफ्टर दी शेख जो चिश्ती जी हैं, ठीक है, उनकी दरगाह भी वहीं पे बनी हुई है। अगर हम बात करें फतेहपुर सीकरी में, बुलंद दरवाजा के पास में ही, तो जो शेख सलीम चिश्ती हैं उन्होंने ब्लेस किया था अकबर को विद अ सन, जो कि बाद में वही सलीम यानी कि जहांगीर बना। द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ फतेहपुर सीकरी शोज अ ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक एलिमेंट्स। तो फतेहपुर सीकरी का जो हमें आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो एक ब्लेंड देखने को मिलता है हिंदू और इस्लामिक एलिमेंट्स का। ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, लेकिन दूसरा वाला जो है वो करेक्ट है। पहला इनकरेक्ट है और दूसरा सही है आपका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शाहजहां आर्किटेक्चर। शाहजहां प्रेफर्ड व्हाइट मार्बल ओवर रेड सैंडस्टोन इन हिज बिल्डिंग्स। द ताजमहल वॉज बिल्ट एज अ मसोलियम फॉर शाहजहां हिमसेल्फ। नो, इट वॉज बिल्ट फॉर हिज वाइफ, ठीक है। वाइफ के लिए अपने उसने बिल्ड करवाया था, अपने लिए नहीं। ऑप्शन नंबर सी, मुमताज महल के लिए, राइट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मुगल आर्किटेक्चरल फीचर्स। पीतरा ड्यूरा, that is inlay work, became prominent during शाहजहां's reign. ओके, देखो ऐसा नहीं है लिखा हुआ है यहाँ पे कि पीतरा द्यूरा को शाहजहां ने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि बिल्कुल सही है। बिकॉज पीतरा द्यूरा अगर आप देखो तो टूम्ब ऑफ इतमादुद्दौला जो आगरा में बना हुआ है, उसको जो मेहरुन्निसा ने बनवाया था, तो उसमें हमें पीतरा द्यूरा देखने को मिलता है। लेकिन उसको पॉपुलराइज या प्रोमिनेंट करने का काम शाहजहां ने किया था, जहाँ पे हमें ताजमहल जैसे जो आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स है वहाँ पे पीतरा द्यूरा देखने मिलता है। Akbar's buildings show a greater influence in Persian architecture than Indian architecture. तो जो अकबर की बिल्डिंग्स हैं,
ठीक है, जो भी अकबर ने बिल्डिंग्स बनवाई हैं, ठीक है, कौन कौन सी बिल्डिंग बनवाई हैं आप रिकॉल कर सकते हो। बुलंद दरवाज़ा हो गया, बाकी जैसे फोर्ट वगैरह हैं, आगरा फोर्ट हो गया, इलाहाबाद फोर्ट हो गया, ये सब भी बनवाने का काम किया है। तो उस शो ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन आर्किटेक्चर दैन इंडियन आर्किटेक्चर, सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज इंडियन आर्किटेक्चर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है रादर दैन दी पर्शियन आर्किटेक्चर। ठीक है, ओके। सो आंसर होगा यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट मुगल मॉन्यूमेंट। स्टेटमेंट 1, द जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट बाई शाहजहां। तो जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। एंड द हुमायूंस टूम्ब ऑफ वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अकबर के कार्यकाल के दौरान हुमायूं का जो रेन है वो यस, तो जामा मस्जिद जो दिल्ली की है वो शाहजहां ने बनवाया था। कब? 1656 में, 1656 में बनवाया था, तो पहला सही है। देन हुमायूंस टूम वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, तो अकबर के टाइम पीरियड पे ये बना था, ये भी आपका सही है। ओके, 1560s के टाइम पे ही ये बना था आपका, ये 1560s के टाइम पे। सो आंसर क्या होगा यहाँ पे? स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। अब हम शुरू करेंगे औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में अगर हम देखें तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा अपने को। बैकग्राउंड ये है कि शाहजहां की तबीयत हो गई है खराब। ठीक है, ध्यान समझेंगे अभी। वॉइस इज बैक। ओके सर, न्यू एडिशन का बुक है, हे भगवान। पता है जब हम लोग की कब्रें खुदेंगी, ठीक है, तुम्हारी भी और मेरी भी, तो तुम बोल रहे होगे फैट मैन का सेकेंडरी और मेरी जो कब्र है, खैर छोड़ो। तो यहाँ पे शाहजहां की अगर बात करेंगे, ठीक है, वैसे कब्र नहीं खुदती है, खुदेगी, खैर कोई नहीं। तो शाहजहां पे आते हैं। शाहजहां की अगर हम बात करेंगे तो शाहजहां की तबीयत बिगड़ने लगी थी, और जब तबीयत बिगड़ी शाहजहां की, शाहजहां समझ गया था जो खेल मेरे बाबा ने मेरे परबाबा के साथ खेला था, जो खेल मैंने अपने बाप के साथ खेला था, वही खेल अब मेरे बेटे मेरे साथ खेलने वाले। तो इससे पहले ही इसके मेनली 4 बेटे थे। ठीक है, तो सबसे जो बड़ा था दैट वाज दारा शिकोह, जो शाहजहां का सबसे प्रिय था, मतलब इतना प्रिय था कि क्या ही बोलो, अब ऐसा टाइप था वो। ठीक है, जो सबसे नालायक था शाहजहां के लिए अगर बात करें तो औरंगजेब था। मतलब ऐसा था कि दारा शिकोह बन जाए ये तो बिल्कुल ना बने। 4 में से जैसे पहला दारा शिकोह है अपना, देन अपना शुजा है, ठीक है, देन औरंगजेब है, देन आप पे मुराद है, मुराद बख्श। तो ये था, ये बन जाए ये तो बिल्कुल ना बने। ये फर्स्ट प्रेफरेंस थी, ये लास्ट प्रेफरेंस थी, ऐसा था। ठीक है, तो होता ये है कि अब जब इसकी तबीयत खराब होती है, ठीक है, तो दारा शिकोह तो अपना अनऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे। अनऑर्थोडॉक्स मुस्लिम का मतलब है कट्टर नहीं थे। ठीक है, इनको वेदों पुराणों का भी ज्ञान था। इनफैक्ट ही वॉज कन्वर्टिंग द पुरान्स इनटू द पर्शियन लैंग्वेज, और काफ़ी अच्छे इनके रिलेशंस थे जो सिख धर्मगुरु थे या हिंदू धर्मगुरु थे उनके साथ, और काशी में उस समय थे ये। तो काशी से वापस जाते हैं, तो इनको ये लगा, क्योंकि इनको सबको ना, जैसे औरंगजेब यहाँ पे था दक्खन में, ठीक है, जो दक्खन वाला इलाका यहाँ पे ये था, गोलकोंडा बीजापुर पे थोड़ा थोड़ा तो अटैक मार रहा था ये। ठीक है, और अहमदनगर तो कॉन्कर हो ही चुका था, आपको पता है। कब हुआ था? 1637 में। तो औरंगजेब जो है क्या करता है अभी, ठीक है, औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब को जब ये बात पता चलती है कि शाहजहां की तबीयत खराब हो रही है, बात तो सूजा और मुराद को पता चलती है। ये भी जैसे कि ये बंगाल में बैठे हुए थे, अगर बात करें, जैसे शुजा जो है यहाँ पे था, शुजा, मुराद यहाँ पे था, दारा शिकोह यहाँ पे था। ठीक है, दारा शिकोह क्योंकि वो मेन वहीं पे रहता था, उसका ज़्यादा ये लड़ाई में दिलचस्पी थी नहीं उसकी। ठीक है, सबसे ज़्यादा वॉरियर टाइप तो था ये औरंगजेब। तो अपना यहाँ बैठा हुआ मुराद, यहाँ बैठा हुआ सूजा अपना। ठीक, सूजा आया भाग के, ठीक है, दारा शिकोह के लड़के ने उसको हरा दिया, सुझा के भेज दिया इनको वापस। सूजा का खेल खत्म हो गया, यहाँ से ही मर गया वहाँ पे कहीं पे म्यांमार के पास जाके। ठीक, औरंगजेब भी लाइक मुराद इधर आओ, छोटे भाई हो ना, ये जो है ये दारा शिकोह, ये बहुत वो हैं। ठीक है, याद है तुम्हें बचपन में जब हम लोग खेला करते थे,
तो ये कुछ देते नहीं था। हाँ, तो यही मौका है बेटा बदला लेने का, और साथ मिल के मारते हैं, ठीक है। हाँ भैया, बात तो सही है। नहीं नहीं, बात तो सही है आपने, कि बात एकदम एक नंबर कही है आपने। तो धर्मत में उज्जैन के पास, ठीक है, धर्मत में उज्जैन के पास एक बैटल होती है, ठीक है, जिसको बैटल ऑफ धर्मत बोलते हैं 1658 में, ठीक है। और इस बैटल में, ठीक है, दारा शिकोह को साथ देते हैं राठौर वंश के राजा जो हैं जसवंत सिंह, क्योंकि उनको लगता है कि दारा शिकोह ही बनेगा, ठीक है। तो ये इनका साथ देते हैं धर्मत में दारा शिकोह का, और जीत किसकी होती है? औरंगजेब की होती है, ठीक है, औरंगजेब की होती है। फिर एक और बैटल होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ सामूगढ़। ये आगरा के पास होती है। कहाँ होती है? आगरा के पास ही जगह पड़ती है, यूपी में, सामूगढ़। ये भी 1658 में। देन बैटल ऑफ देवराई वाराणसी में, क्योंकि बार बार हराता है दारा शिकोह, बार बार आता है, लेकिन इस बार क्या किया, इस बार इनको पकड़ के, माना जाता है ये पकड़ा नहीं, जबकि ये एक सिंध प्रांत में जहाँ शरण लेने गए थे दारा शिकोह, उसी राजा ने औरंगजेब को हत्या दे दिया। औरंगजेब के हत्या खेल लो भैया, संभालो, ठीक है, जो करना इनका करो। हुआ क्या? हुआ ये कि इनको जो है नज़रबंद किया गया। नज़रबंद इन दी सेंस कि जेल में डाला गया, और इनका, इसका नहीं मतलब, मान लो दारा शिकोह है, ठीक है, तो दारा शिकोह का जो है सिर कटवाया गया। और सिर कटवा के, ठीक है, पहले तो इनको क्या किया गया, हाथी में बंधवा के पहले इनको घसीटवाया गया, ऐसा कहा जाता है। अनेक अनेक कथाएं हैं, ठीक है, इस चीज़ को लेके। तो एक, इनको हाथी में बैठ के इनको पहले तो घुमाया गया, ठीक है, फटे कपड़े पहना के, फिर इनका सिर कलम किया गया। मतलब इतनी गंदी गंदी हरकतें करी गई ताकि औरंगजेब एकदम मिसाल पेश कर सके कि देखा बेटा, हमारे साथ अगर करोगे। और फिर क्योंकि ही वॉज लव्ड बाई दारा शिकोह, इट इज़ लाइक कि जैसे कि नहीं तुम्हारे घर में होगा, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये तुम हो, ये तुम्हारा सिबलिंग है, ठीक है, भाई बहन। अब इसको मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं, इसको प्यार करते हैं, तुम्हारे मन में क्या आएगी? ईर्ष्या आएगी। ईर्ष्या आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो मान लो जब लड़ाई होगी तो तुम ये सोच सोच के भी भलाई करोगे कि अच्छा बेटा, बहुत बहुत मम्मी पापा चाहते हैं ना, और मारोगे तुम उसको, ठीक है, ये चिढ़ चिढ़ के मारोगे। और मारोगे कि नहीं मारोगे? बस वही मार रही है, वही मार रही है, ठीक। अब तुमको लग रहा होगा ये क्या हुआ मुराद का, मुराद को क्या दिया गया? मुराद को भी जेल में डाल के इनका भी वही हाल किया गया। ही वॉज लाइक भैया ये तो आपने धोखा हो गया। तो मुराद के साथ, मुराद का जो है मोय मोय हो गया, उसका कट गया, अच्छे से काट दिया औरंगजेब ने, ठीक है। क्योंकि तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब भी बड़ा भाई कुछ भी ऑफ़र करे आपको, तो उस ऑफ़र को तुरंत एक्सेप्ट ना करें आप, ठीक है। आपका हश्र जो है मुराद की तरह हो सकता है। ये आज की क्लास की सबसे बड़ी सीख हो सकती है आपके लिए, ओके ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बड़े भाई का पालन करना चाहिए, ठीक है। ऐसा प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं। ही वॉज क्राउंड एट दिल्ली एंड अज्यूम द टाइटल आलमगीर, ठीक है। जब इसको विक्ट्री हो गई तो आलमगीर का टाइटल लिया। ही वॉज लाइक कि भाई जहांगीर हैं, टाइटल है, जहाँ के पूरे वो हैं, जबकि दारू पी पी के मर गए, शाहजहाँ, ठीक है। तो मैं क्यों पीछे रहा हूँ? तो आलमगीर का टाइटल लिया। वो बात अलग है कि इसको इसके टाइटल से कम लोग नाम से ज़्यादा जानते हैं, औरंगजेब, ठीक है। इसने क्या किया, इसने, इसका ये था, ही वॉज अ, जैसे ही अपना दारा शिकोह था, ही वॉज अ अनऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, ये था ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब कट्टर। जितना वो अनकट्टर था वैसे कट्टर था। इसके बारे में कहा जाता है घोड़े से जा रहा है लड़ने, ठीक है, जैसे ही नमाज का टाइम हुआ, घोड़े से उतर के पहले नमाज, बैटल वैटल होती रहेगी, पहले नमाज पढ़ लें, वैसा टाइप इसका था ये। मतलब बहुत ही ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम था ये। इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, इतना ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स था कि हिंदूज तो चिढ़ता था उनका, मतलब काइंड ऑफ मैसेकर करवाया, कन्वर्जन करवाया, फोर्सफुल बहुत कन्वर्जन्स करवाया। और वही कन्वर्जन को रेजिस्ट कर रहे थे गुरु तेग बहादुर कश्मीर वाले रीजन में, कि भाई आपको ये कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मत कन्वर्ट होना, ठीक है। ये बात जब औरंगजेब को पता चली तो ये वॉज लाइक अच्छा, सत्ता से सीधा विरोध। तो ये चिढ़ गया और गुरु तेग बहादुर को इसने मरवा दिया जो 9वें सिख गुरु थे, ठीक है। और ये देखो, इसने जो है औरंगजेब की अगर बात करेंगे तो औरंगजेब जो है ये आखिरी ग्रेट, अब पता नहीं बोलना चाहिए इसको कि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो इसकी हरकतें थी वो ग्रेट तो बिल्कुल नहीं थी ना। तो मिलिट्री की बैटल में हाँ कुछ तो थी, लेकिन अभी हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे जो रूलर्स हैं, छोटे छोटे रीजन में जो रूल कर रहे हैं, उन्होंने इनकी इसकी नाक में दम करके रखी थी, ठीक है। एक इंसिडेंस आपको लग रहा होगा वो मराठा वाला तो है, और भी हैं जिसके नाम हो सकता है आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, जब भी मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर की जो है हत्या करवा देता है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो कमेंट में बताइए, इसका जो दद्दा था जहांगीर, उसने किसकी हत्या करवाई थी, किन सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो तेग बहादुर जी की हत्या इसने करवाई, ठीक है, बिकॉज वो फोर्सफुल कन्वर्जन को रोक रहे थे कि भाई फोर्सफुली इस तरीके से इस्लाम में कोई कन्वर्ट नहीं होगा। तो मैं इसके ऑर्थोडॉक्स की किस्से सुना रहा था आपको। तो ऑर्थोडॉक्स इतना था कि क्योंकि सुन्नी था, तो इसका ये कहना था कि जो शिया मुस्लिम होते हैं वो प्योर, वो मतलब असली मुसलमान नहीं है, हम असली मुसलमान हैं। तो जो शिया हैं
उनको भी बोल दिया निकल लेना यहाँ से, ठीक है। उनका भी इनफैक्ट कन्वर्जन करवाया, और जो भी इस तरीके के सूफी संत थे उनको भी यहाँ से भगा दिया कि निकल लेना, दिखना नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये तो सुनने एक्सेप्ट करो। तो बहुत, और इसने वाइन पीना, डांस करना, आर्ट, ये सब इसने ख़त्म करवा दिया था। ही वॉज लाइक एकदम सादा जीवन उच्च विचार। तभी इसको लिविंग सेंट, ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है, जिंदा पीर का इसको जो है टाइटल मिला था कि लिविंग सेंट है, ये संत की तरह रहता है, संत की तरह इसका जीवन है, तो इसलिए इसको ये टाइटल मिला था। लेकिन हरकतें इसकी संत वाली नहीं थी, भले जीवन भले सादगी भरा हो संत वाला, लेकिन हरकतें नहीं थी। और इसका ये कहना था कि जो हमारे पापा जान है शाहजहां ने ताजमहल जो बनवा के जो राजकोष खाली किया है, ये बहुत गलत काम उन्होंने किया। जबकि हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जितना राजकोष उसने खाली किया शाहजहां, वो तो कुछ नहीं है जो इसने जो राजकोष खाली किया इधर उधर मराठा के साथ, खासकर लड़ के अपना जीवन बेकार किया और पूरा मुगल साम्राज्य बर्बाद कर दिया इसने, ठीक है। इसकी मिलिट्री अगर हम सक्सेसफुल की बात करें तो इसने मिलिट्री में बीजापुर 1686 में, तो वहीं गोलकोंडा 1687 में, ठीक है, गोलकोंडा 1687 में कॉन्कर किया। और इसके एक तरह से हम बोल सकते हैं इसके मेजर मिलिट्री विक्ट्रीज थी। अभी अगर आपको याद हो तो अहमदनगर कॉन्कर हो चुका था 1637 के टाइम पे, और वो शाहजहां के टाइम पे हुआ था। वहाँ पे रोल औरंगजेब का ही था, बिकॉज उसने जब मोस्ट ऑफ दी जो अपना समय व्यतीत किया था वो दक्कन में यानी डेक्कन में ही किया था उसने, तो उसको पता था डेक्कन की जोग्राफी एंड एवरीथिंग अबाउट सब कुछ वहाँ के रूलर्स के बारे में। तो अहमदनगर को तो उसको कॉन्कर कर ही चुका था, इनफैक्ट बीजापुर गोलकोंडा को भी कॉन्कर कर लिया था। लेकिन उन्होंने जो है शाहजहां से बोला है तुम्हारा लड़का यार एक नंबर का चूतिया लड़का है तुम्हारा, ठीक है। शाहजहां भी लाइक चूतिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लड़का ये इंपॉर्टेंट है। खैर औरंगजेब को उसने ए मन्ना मन्ना, ठीक है, तो गन नीचे कर ली उसने, मुन्ना की यानी कि औरंगजेब की, क्योंकि बीजापुर गोलकोंडा की ऑलमोस्ट एनेक्स कर ही लिया था औरंगजेब ने, ठीक है। तो लेकिन शाहजहां ने मना कर दिया। जब शाहजहां नहीं आया तो ही वॉज लाइक कि अब मेरे को कौन रोकेगा, ठीक है, या फिर अब तुमको कौन रोकेगा मेरे उससे प्रकोप से। तो बीजापुर गोलकोंडा फाइनली अनेक्स हो जाते हैं। तो ये अगर आपको याद हो, बीजापुर अहमदनगर गोलकोंडा तीनों मिलकर अटैक करते हैं तालीकोटा में राक्षसी तांगड़ी, जिसको बन्नी हट्टी बोलते हैं, 1556 में, जहां वो विजयनगर एम्पायर को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। अब इनका भी सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, सब मुगल एम्पायर के अंतर्गत आ चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये अपॉइंट करता है मुहतासिब, जो कि रिलीजियस ऑफिसर्स होते हैं, ये देखने के लिए कि हर कोई जो शरिया में जो लिखा हुआ है कुरान में वो सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एकदम इसने बोल के रखा था कि पार्टी यहाँ तो चलेगी नहीं मुगल में, घर में भी मत करते दिख जाना कोई, ठीक है। इसने फतवाए आलमगिरी लिखी, मुस्लिम लॉज यानी मुसलमान को किस तरीके से रहना चाहिए। ही री इंट्रोड्यूस दी जजिया 1689 के टाइम पे जजिया री इंट्रोड्यूस कर दी। अबॉलिश किसने किया था, इफ़ यू कैन रिकॉल फ्रॉम आवर प्रीवियस क्लासेस, अबॉलिश्ड बाय अकबर, इन विच ईयर, अकबर ने कब अबॉलिश किया था। तो ध्यान रखना है कि 1564 के टाइम पे अकबर ने जजिया को अबॉलिश कर दिया था, जिसको कि री इंट्रोड्यूस किया था औरंगजेब ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑलराइट, ओके। मिर्ज़ापुर रिवीजन, हाँ, खैर चलो। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ही कैप्चर्ड, ये तो हम देख चुके हैं गुरु तेग बहादुर की। और जो जहांगीर है वो किसकी हत्या करवाता है, जहांगीर हत्या करवाता है जो हमारे फिफ्थ से गुरु थे, गुरु अर्जन देव जी की। क्यों क्या करवाता है, बिकॉज खुसरो जो उसका रेबिलियस सन था, ठीक है, उसकी हत्या करवाता है। और लगाने तो लगा सकता है, पर ईयरफोन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ईयरफोन ला के देखोगे तो और फोकस्ड तुम देख पाओगे, ठीक है, और फोकस्ड रहोगे और कॉन्फिडेंट भी रहोगे, ठीक है। तो बरीड से पहले, ठीक है, कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि इसकी मृत्यु तो हो जाती है 1707 में, लेकिन हाँ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इनफैक्ट इसका एक किस्सा भी है इसकी कोर्ट का, और वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट तो नहीं है, सुना दें क्या, चलो रहने दो, तुम लोग फिर बोलते हो ईयरफोन और ये वो सब छोड़ो, फिर तुम लोग ईयरफोन नहीं लगाओगे ना, तो खैर कोई नहीं, ईयरफोन लगाए होते तो मैं बता देता, खैर कोई नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। होता क्या है कि जैसे मैंने बताया कि बीजापुर गोलकोंडा तो एनेक्स किया, अब होता क्या है कि ये जो मराठा एम्पायर है इसको कॉन्कर करना चाहता था, जो कि हो नहीं पा रहा था इससे, ओके। मराठा जो एम्पायर है वो उसको कॉन्कर नहीं कर पा रहा था, बता दो ना सर, नहीं 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 नहीं, अब वो तुम लोग को ऐसा वो है ना, तुम लोग जैसे मतलब सादगी भरा जीवन जीते हो, जैसे कुछ थोड़ी मोड़ी चीज़ें जैसे जो भी मैंने बोली आज तक तो कभी सुनी नहीं होंगी ना, कभी देख है ना, ना कभी बोला होगा, तो तुम लोग जिंदा फ़कीर जो हो, लिविंग सेंट,
कहाँ ये सारी बातें, छोड़ो ना। अरे नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रहने दो, क्या करोगे तुम, छोड़ो रहने दो तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन है ये, अब मैं इनकी स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। पहले ये तुम सुनो ये वाली स्टोरी, फिर तुमको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये है राजा छत्रसाल। कौन है ये? राजा छत्रसाल है। ये जो देख रहे हो आप, ये बुंदेलखंड वाला रीजन, यहाँ पे बुंदेला ये किंग थे छत्रसाल। 12 साल की उम्र थी जब इनके पापा फादर की चंपत राय की डेथ हो जाती है। कहाँ पे? महोबा के पास में ही, औरंगज़ेब के टाइम पे मुगल्स के द्वारा मरवा दिए जाते हैं इनके फादर। तब ये जब 22 साल के होते हैं तब, ठीक है, लगभग 20 साल के होंगे लगभग, तब ये छत्रपति शिवाजी के पास जाते हैं कि हमें अपने कोर्ट में रख लीजिए, काइंड ऑफ नौकरी दे दीजिए, फिर रख लीजिए, इस तरीके से, ठीक है। छत्रपति शिवाजी क्या करते हैं पता है? वो इनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं, तुम जाओ, वापस जाओ, अपने लोगों के लिए लड़ो, उनकी आज़ादी के लिए लड़ो, ठीक है। और उन्होंने, शिवाजी ने उनको कुछ मिलिट्री वॉर टैक्टिक्स भी सिखाई और उनको वापस भेज दिया। वापस भेजा 22 की एज में राजा छत्रसाल विद एन आर्मी ऑफ जस्ट 5 घुड़सवार, 5 हॉर्समैन एंड 25 स्वॉर्ड्समैन। 5 घुड़सवार थे और 25 तलवारधारी थे। 1671 की बात है। मुगलों की नाक में दम कर दिया इन्होंने, ऐसी तैसी कर दी। किस टेक्निक से? गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक से, जो मराठा इस्तेमाल करते थे, ठीक है। धीरे 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 ये हालत हो गई कि औरंगजेब को 1705 के टाइम पे इनको मनसब देनी पड़ी 4000 की, कि भैया यार मनसब ले लो, शांत रहो प्लीज़। 1705 आते आते तक औरंगजेब भी बढ़ा गया था, उसकी उम्र भी लगभग 85 पार कर चुकी थी, 85 पार कर चुकी थी। मराठा से तो वो ऐसे भी हार गया था, थक हार गया था, मेंटली तो एकदम ड्रेन हो ही चुका था। अब वो और ज़्यादा नहीं चाहता था, क्योंकि ये भी उन्हीं की तरह गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक में थे। इनिशियली तो सिर्फ 5 हॉर्समैन थे, 25 घुड़सवार थे, ठीक है, सॉरी 5 घुड़सवार थे और 25 स्वॉर्ड्समैन थे। तो अभी धीरे धीरे वो हल्का सा बड़े होने लगे थे। और उन्होंने, ठीक है, औरंगजेब के मरने के बाद 1720 के टाइम पे, 1720s के टाइम पे अपनी इंडिपेंडेंस भी घोषित कर दी मुगल से, कि भाई हम मुगल से इंडिपेंडेंट हैं। उस टाइम पे मुगल का एक गवर्नर हुआ करता था, ये आगरा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ का, उसका नाम था मोहम्मद खान बंगश। मोहम्मद खान बंगश नाम था उसका। उसने अटैक कर दिया इन पे, ठीक है। पहले तो इनकी जीत हुई इनिशियली, ये भी बूढ़े हो चुके थे। 1720 की बात, अब देख लो 1671 में शुरू किए थे अपना कारवां 22 साल की उम्र में, 1720 की बात हो रही, तो बूढ़े तो हो ही गए होंगे, 80 की लगभग इनकी भी कुछ तो इसी के आसपास उम्र हो रही होगी, ठीक है। तो मोहम्मद खान बंगश ने जो अटैक कर दिया, पहले तो ये जीते छत्रसाल, ठीक है, लेकिन सक्सेसिव अटैक में इनकी डिफीट हो जाती है। डिफीट हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कब्जा टाइप कर लेता है मोहम्मद खान बंगश। 1728 की बात है। तब छत्रसाल, जो लगभग 80 की उम्र के थे उस टाइम पे, ठीक है, बंगश खिलाफ काफ़ी बैटल लड़ते हैं, लेकिन जब डिफीट हो जाती है तो इनको रिट्रीट करना पड़ता है। इनका जो फोर्ट होता है जैतपुर में, इनको पीछे हटना पड़ता है। तब ये मराठा उस टाइम पे थे बाजीराव द फर्स्ट। बाजीराव, जो मस्तानी मूवी देखी है, वो जो मूवी शुरुआत होती है, हाँ, कि आपसे कोई मिलना चाहता है, कोई मिलना चाहता है, और फिर जब एक लात मारता है रणवीर सिंह, तो उसमें दीपिका सिंह, है ना, निकलती हैं। फिर दीपिका पादुकोण बोलती हैं कि वैसे शादी के बाद तो दीपिका सिंह होना चाहिए ना, खैर कोई नहीं। तो वो बोलती हैं कि आपको चलना होगा बुंदेलखंड, आपको चलना होगा बुंदेलखंड। वो मना करते हैं इनिशियली, लेकिन बाद में चलना ही पड़ता है उनको, ठीक है। वो जाते हैं, इनिशियली वो बिजी होते हैं कहीं पे, अब मूवी में तो वो दिखाया गया, लेकिन इनिशियली वो वहाँ पे बैटल्स में बिजी होते हैं। फिर वहाँ पे जाते हैं, दैट इज़ बुंदेलखंड जाते हैं, उनकी हेल्प के लिए राजा छत्रसाल की। और इस मोहम्मद खान बंगश को सबक सिखाते हैं। मोहम्मद खान बंगश को वो करते हैं। मोहम्मद खान बंगश मुगल से बोलता है, मुगल जो उस समय शासक बैठे हुए थे उनसे बोलता है कि हेल्प मैन हेल्प। वो कहते हैं नो हेल्प ब्रो, नो हेल्प, आई एम बिजी डूइंग समथिंग एल्स ब्रो। बिकॉज यहाँ पे अपने बैठे हुए थे मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला, एंड एज गोज दी टाइटल, रंगीन थे वो अपने, ठीक है। तो वो अपनी रंगीनियत में बिजी थे। यार मोहम्मद खान बंगश, अरे क्या है फालतू में ले, पर दे दो ना, मान लो हार, क्या रखा है इस जीवन में, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, ठीक है। तो बंगश को जो है रिट्रीट करना पड़ता है, विद दी शर्त कि बेटा दोबारा यहाँ दिख मत जाइयो,
और भंगा से खेल खत्म कर देते हैं। छत्रसाल इंप्रेस होकर अपनी 1/3 ऑफ हिज टेरिटरी दे देते हैं बाजीराव द फर्स्ट को, ठीक है। और यही नहीं, अपनी इनकी जो एक बेटी होती है जिनका नाम होता है मस्तानी, वो भी, ठीक है, आपने मूवी में देखा ही होगा कि इनको दे देते हैं। मस्तानी एक्चुअल में इनकी वाइफ तो नहीं, इनकी कॉन्क्यूबाइन मैंने आपको बताया था, जो वाइफ नहीं होती है, लेकिन तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, वही। तो ठीक है, तो उन्हीं के साथ इनकी ये बेटी थी, उनका नाम तो कुछ तो था, मस्तानी की मदर का नाम, ठीक है, रूहानी बेगम। तो रूहानी बेगम के साथ इन्हें हुई थी, ठीक है। तो मस्तानी जी जो है को के साथ ये भी लेके जाते हैं। तो जो इनका काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं रिलेशन रूहानी बेगम से था, ठीक है, वही रिलेशन इनका बाजीराव द फर्स्ट का मस्तानी से था, मतलब नॉट ऑफ वाइफ बट ऑफ कॉन्क्यूबाइन, ओके। क्योंकि इनकी भी पहले से शादी हो रखी थी, अगर आपको याद हो, मूवी में देखा होगा आपने, प्रियंका चोपड़ा, है ना, ठीक है। तो और उन्हीं से इनके बेटे होते हैं, वो हम मराठा में पढ़ेंगे कल, शमशेर बहादुर, वो मराठा में पढ़ेंगे कल, ओके। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से जो बुंदेल किंग हैं, छत्रसाल राजा, छत्रसाल स्टेडियम में भी आई थिंक दिल्ली में, तो किस तरीके से वो और ये मुगल से अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं और मुगल्स इनको नहीं हरा पाते हैं। ये तो एक हो गया इंसिडेंस। एक यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर के पास में असम जो किंगडम है, अहोम किंगडम है, वहाँ की भी एक कहानी है जो आपको पता होनी ही चाहिए। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन वैसे भी आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ बैटल ऑफ सराई घाट, ठीक है। ये कौन सा बैटल है? बैटल ऑफ सराई घाट, ठीक है। अगर उसमें अवार्ड में ना हो तो इसको नोट कर लेना, वैसे तो आई थिंक शायद होगा 1671, 1671 में होता है ये कहाँ होता है? ये होता है आपका ऑन द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। बहुत ही कम ही बैटल हुए हैं ऑन द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर मेडिवल हिस्ट्री में जो कि नेवल बैटल हुए हों, लेकिन ये नेवल बैटल ही था ब्रह्मपुत्र रिवर के पास में, सराई घाट में ये बैटल है, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर पे ही हुआ था ये। सराई घाट जो है उसके पास में घाट है वहीं पे ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक्स पे। तो यहाँ पर मुगल फोर्सेज या मुगल आर्मी वॉज लेड बाई राजा राम सिंह, जो कि अगेन कछवाहा राजपूत रूलर थे। जैसे नहीं बैटल ऑफ हल्दी घाटी में किसने लीड किया था अकबर की फोर्सेस को? वो भी एक कछवा रूलर ही तो थे, याद करो भैया, कुछ याद आया? भारमल का बेटा का बेटी, ठीक है, कौन थी? जिन हरका बाई जिससे शादी हुई थी, फिर जो बेटा था उसका जो बेटा था, ठीक है, वो था जिसने कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी में लीड किया था मुगल फोर्सेस को, ठीक है। तो उसी वंशज से आते हैं, कछवा राजपूत रूलर हैं, उन्हीं वंशज से आते हैं ये राजा राम सिंह, ठीक है, जो लीड कर रहे थे मुगल फोर्सेस को वर्सेस लचित बोरफुकन। रिमेंबर दिस नेम, रिमेंबर द नेम, ठीक है। वो कौन बोलता है? एक कमेंटेटर विराट कोहली के लिए, वैसे ही, ठीक है। राजा मान सिंह, यस, राजा मान सिंह, लचित बोरफुकन, ये क्या करते हैं? ये बैटल लड़ते हैं मुगल्स के साथ, बिकॉज मुगल्स के कंट्रोल से गुवाहाटी जा चुका था, तो ये बैटल होता है। और यहाँ पे ये मुगल फोर्सेस, मुगल कौन है? औरंगजेब। डिसाइसिव विक्ट्री होती है इनकी और हार होती है इनकी मुगल फोर्सेस की, ठीक है। लचित बोरफुकन, और शायद मैं आप में से काफ़ी कम लोगों ने नाम सुना होगा, जबकि काफ़ी गवर्नमेंट इनका वो करती है। असम में तो आई थिंक लोगों ने सुना होगा, असम से जो है उन लोगों कौन कौन है असम से। इनफैक्ट जो एनडीए जो होता है ना, एनडीए में जो बेस्ट कैडेट का अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, जो मेडल दिया जाता है उसको लचित बोरफुकन मेडल या फिर लचित बोरफुकन अवार्ड ही बोलते हैं, जो एनडीए में बेस्ट कैडेट को दिया जाता है इन्हीं के नाम पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बैटल ऑफ सराई घाट कब हुआ था? 1671 में हुआ था, ओके। तो मराठा से भी एक तो नहीं जीत पाए, यहाँ बुंदेल से भी मार खाए और सराई घाट में भी मार खाए। तो एकदम इनका ऐसा था कि, ठीक है, जैसे वो नहीं, वो कौन रोता है उसमें, दीपिका पादुकोण है कौन, ठीक है, तो वैसा हाल हो गया था औरंगज़ेब का। औरंगज़ेब जब अपने डेथ बेड में था तो उसका ये था कि भाई मुझे जो एक कीमती जीवन जो मिला था वो मैंने बहुत ही गंदी तरीके से व्यतीत किया, और पता नहीं अल्लाह, मतलब बहुत सारी अपने बारे में गलत चीज़ें उसने कहीं, ठीक है, पता नहीं अल्लाह मुझे अब ये जो मैंने हरकतें करी इसके लिए माफ़ करेगा मुझे या नहीं करेगा, नहीं, या फिर अल्लाह मुझे इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेगा जो मैंने जिस तरीके से जीवन जिया है, ठीक है। ये इसके खुद के स्टेटमेंट्स थे इन दी डेथ बेड, क्योंकि कहते हैं कि जब आदमी की मौत सामने खड़ी हो ना तो सच्चाई निकल आई आती है, ठीक है। तो खैर 1707 में देवगिरी में इसकी डेथ हो जाती है। औरंगाबाद फिर नाम रखा गया, जो आज संभाजी नगर
पड़ चुका छत्रपति संभाजी के नेम पे। अभी शिवाजी के साथ इसकी क्या ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ जो आपकी पुरंदर थी, ठीक है, ये 1665 में, या फिर संभाजी के साथ इसके क्या बैटल्स थे, विल सी इन दी मराठा वाला पार्ट। अभी हम बढ़ते हैं, तो 1707 में मर जाता है। अभी हम बढ़ते हैं लेटर मुगल्स पे, ठीक है। अच्छा, असम से और सिलचर से आकाश, ओके। हाँ, कंगना रनौट, ये तुम लोग पकड़ लेते हैं यार एकदम। वो कौन है, वानी हेरी जो भी है, कंगना रनौट, हाँ वो रोती है, बिल्कुल सही। तुम लोग मतलब फीलिंग पकड़ लेते हो क्या भाई, हैं? हाँ, कंगना रनौट रोती है ना उसमें कि सब बर्बाद हो गया, वैसा टाइप। तो बीबी का मकबरा, ये आपको लग रहा होगा इतना ताजमहल की फ़ोटो लगा दी है। बेटा ताजमहल की तरह ताजमहल नहीं है, ठीक है, ताजमहल ऐसा कुछ नहीं ना, ऐसा सामने की फोटो है ना, लेकिन ये है बिल्कुल ताजमहल। लेकिन क्योंकि ताजमहल की तरह है, और दूसरी चीज़ जब आप किसी की कॉपी बनाते हो तो लोग उसका उतना पसंद करते नहीं है पूरा उतना ही तो वैसा ताजमहल, लेकिन अगेन ठीक है, उतना लोग पसंद करते नहीं हैं। तो ये आज़म शाह ने जो उसका बेटा है उसके लिए बनाया था, अपनी मम्मी यानी कि औरंगज़ेब की वाइफ के नाम पे, दिलरास बानो बेगम। कहीं कहीं पे लिखा औरंगज़ेब ने अपनी वाइफ के नाम पे बनवाया, कहीं कहीं पे लिखा है कि औरंगज़ेब के बेटे ने इसको बनवाया है, ठीक है। सो पोस्टमसली यानी कि जब मर गई थी वो रबिया दुरानी, तब बनवाया गया था। ये कहाँ पर है, तो ये आपको संभाजी नगर में ही देखने को मिलेगा, दैट इज़ जो पहले का औरंगाबाद है। मोती मस्जिद इसने बनवाई है, तो इसकी जो कब्र है ना ये यहीं पे देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। औरंगाबाद के बाद जो देवगिरी है, जो पहले अगर आपको याद हो मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल शिफ्ट करी थी, दौलताबाद हुआ करता था वहीं पे, ठीक है। 1707 में मर जाता है और इस महाराष्ट्र में इसकी डेथ होती है। इनफैक्ट इसने अपने लास्ट के जो 25 से 27 साल हैं वो यहीं पे काटे थे, दिल्ली ये वापस कभी गया ही नहीं था। 1682 के टाइम पे यहाँ आ गया था कैंप में, ठीक है, कैंप में ही रहा, कैंप में ही मर गया, 22 से 27 साल लगे और कभी दिल्ली वापस जा नहीं पाया। दैट वाज दी कॉज कि क्यों इसके बाद, इसके जाने के बाद, डेथ के बाद पूरी तरीके से मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। धीरे धीरे रूलर्स ऐसे आते हैं कि जैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, इस तरीके से। मोती मस्जिद हमने देखा था लाहौर में किसने बनवाई थी, इफ यू कैन रिकॉल, ये दिल्ली वाली है जो औरंगज़ेब ने बनवाई थी। लाहौर की किसने बनवाई थी एंड आगरा की किसने बनवाई थी, तो लाहौर की बनवाई थी जहांगीर ने और आगरा की बनवाई थी शाहजहां ने, ठीक है। राइट, चलो लेटर मुगल्स पे आते हैं। सर कहानी चलो सुना देते हैं औरंगज़ेब वाली। तो एक्चुअल में ये कहा जाता है जैसे एक बार तो इसकी बहन का, ठीक है, यानी औरंगज़ेब की सिस्टर का, वही जो शाहजहां के, याद है आपको, ठीक है, शाहजहां के साथ थी लास्ट में 8 साल उसके, तो उसका आशिक आता है, ठीक है, आशिक हूँ मैं, ठीक है, ये गाना गाते हुए तो आता है ये, ठीक है। हरम में जिस तरीके से प्रवेश ले लिया हो या फिर मिलने तो आया छुप छुपा के, मिल के वापस जा रहा था, ठीक है, मिल के वापस जा रहा था। इनकी जो मैडम जी की जो सहेलियाँ हैं, ठीक है, मैडम जी की सहेलियाँ हैं, उनको भेज दिया कि जाओ इसको छोड़ाओ। बीच रास्ते में बोला कि अब तो चले जाओगे ना, इनको बोले कि हाँ चला जाऊँगा। एंड इनको अब ढूंढे दरवाज़ा नहीं मिल रहा था कि अब जाएँ तो जाएँ कहाँ से, भूला, इनके साथ हो गया भूला। सिपाही भी लाइक, कहा भैया कहाँ घूम रहे हो, इधर आओ जरा, इधर आओ जल्दी से, और ले गया औरंगज़ेब के पास। औरंगज़ेब ने इनको जो है ऊपर से, जो सबसे ऊपर वाला माला होता है वहाँ से फेंकवाया इनको। निकल गई पूरी आशिकी। तो यहाँ से बेटा तुमको दूसरी सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है कि अगर उसका भाई या उसके घर वाले कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो ना, कि उसकी तूती बिल्कुल बोलती ना हो कि तुमको हल्का सा बचा भी सके, तो बेटा रिस्क मत लेना। समझ रहे हो, हाँ। देख रहे तुम्हें सीख पे सीख देता जा रहा हूँ, हिस्ट्री बढ़ाते बढ़ाते तुम हो कि खैर तुम लोगों को ना एकदम तुरंत छोड़ो। बहादुर शाह भी आते हैं, टाइम पीरियड है 1707 का 1712 का। ये बेटा है किसका, औरंगज़ेब का। शकल से ही लग रहा है कि क्या ही रूल किया होगा इसने तो, ठीक है। इसको शाह आलम फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है, बहादुर शाह। ऐसा जिन्होंने कुछ बहादुरी वाला काम किया नहीं था जो हम पढ़ें कि इन्होंने क्या बहादुरी वाला ऐसा काम किया, ठीक है। बुलाती है मगर जाने का नहीं, हाँ। चलो दरवाज़ा याद रखना, हाँ बेटा ये भी एक सीख हो सकती है कि बेटा जिस दरवाजे से आए हो वो दरवाज़ा भी याद रखना कि किस दरवाजे से, पता चला ना निकल पाए तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। जहांगीर शाह की बात करते हैं भाई। तो मैंने
मैंने सुना ना, जब मुझे पता चला इतनी जोर हंसी आई मेरे को, मैंने वो पूरा इमेजिन करके औरंगजेब भी लाइक अबे इधर आ तू, बढ़ाया आशिकी करने, मतलब औरंगजेब की बहन से आशिकी है, इतनी हिम्मत हो गई। एक तरफ बैटल हो रहे हैं, एक तरफ आशिकी चल रही। खैर कोई नहीं, तो जानदार शाह पे आते हैं। तो जानदार शाह भी 1 साल तक आए, ठीक है। जब ये 1 साल को आए, ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ, ये जुल्फ़िकार खान थे। कौन थे ये? जुल्फ़िकार खान इनके गवर्नर बने, ठीक है, कहीं ना वज़ीर बने, इनके वज़ीर, प्राइम मिनिस्टर जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है, ठीक है। तो जुल्फ़िकार खान भी लाइक कि भाई अब जो है, अब मैं सब बदल के रख दूंगा, ठीक है। अब जो है मुग़ल एम्पायर अपने फिर से उसी चरम सीमा पे पहुंचेगा। चरम सीमा में कब पहुंचा था? 1687 में, 1687 में पहुंचा था, जब गोलकोंडा को एक्वायर कर लिया था। तो ये जो पूरा, क्योंकि अभी तक यहाँ था अहमदनगर तक, अब बीजापुर गोलकोंडा भी आ गया था, पूरा यहाँ तक ये मुग़ल एम्पायर के कब्जे में आ चुका था। तो वो ठीक है, बस मराठवाड़ा वाला रीजन नहीं था, बाकी पूरा आ चुका था इनके कंट्रोल में। तो ग्रेटेस्ट अगर किसी के टाइम पे एम्पायर था तो औरंगजेब के टाइम पे था। नॉट बिकॉज कि उसने बहुत कुछ किया था, यस किया था उसने बीजापुर गोलकोंडा कनेक्ट, लेकिन हारा भी था अगर हम देखें, ठीक है। ये हारा, यहाँ पे हारा, ठीक है। लेकिन मेन क्या है कि इसके जो पूर्वज जो काम करके गए थे, तो वो उसमें बहुत बड़ा रोल था। तो इसको था कि भाई अब तो फिर से वही है, ठीक है। तो जजिया इसने अबॉलिश किया, जो औरंगजेब ने रीइंट्रोड्यूस किया था, वी सॉ इट, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने एक सिस्टम लेके आया जिसको हम बोलते हैं इजारदारी सिस्टम। क्या? इजारदारी। अब इजारदारी सिस्टम में क्या होता है, याद हो टोडरमल लेके आया था दासाला अकबर के टाइम पे, है ना, दासाला सिस्टम, जब्ती सिस्टम। तो उसमें क्या था कि 10 साल के बेसिस पे आपकी लैंड को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा, या तो पलाज होगी, या परौती होगी, या चाचर होगी, या बंजर होगी। या तो उसको कभी फैलो नहीं छोड़ा जाता होगा, 1 से 2 साल के लिए छोड़ा जाता होगा, 3 से 4 साल के लिए, हमेशा के लिए छोड़ा जाता होगा। उसके बेसिस पे आपका रेवेन्यू सेट होगा ना। इजारदारी जो सिस्टम था उसमें क्या था, उसमें यह था कि आपका जो ज़मीन है पेजेंट का, उसमें बोली लगाओ, जो लोग आएंगे वो बोली लगाएंगे कि हम इतना दे सकते हैं टैक्स सेलेक्ट करके, हम इतना दे सकते हैं टैक्स सेलेक्ट करके। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा, लेट सपोज कि इस बंदे ने सबसे ज़्यादा बोली लगा दी कि हे मुग़ल सुल्तान, हम आपको इतना देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल इसने बोला कि हम आपको 10 लाख देंगे, इसने बोला हम 15 लाख देंगे, इसने बोला हम 20 लाख देंगे। 20 लाख 1, 20 लाख 2, 20 लाख 3, मिल गया इसको टेंडर। अब टेंडर मिल गया इस ज़मीन का, देने इसको 20 लाख, ठीक। टेंडर तो इसने ले लिया 20 लाख का, 20 लाख देने भी तो पड़ेंगे मुग़ल को, ठीक है, नहीं तो कैंची नहीं बनवा देगा इनकी। तो 20 लाख वसूल करने के चक्कर में ये किसानों पे दबा के करते थे प्रताड़ना। क्यों? क्योंकि 20 लाख उनको जमा करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 20 लाख इतनी आसानी से अगर आ गए होते तो ये लोग भी लगा देना दिए होते 20 लाख, ये लोग भी तो बोल सके होते कि नहीं हम भी दे देंगे 20 लाख, या हम 21 लाख या 22 लाख दे देंगे। इनको पता था नहीं दिया सकता, लेकिन इसने क्या बोला, इसने क्यों बोल दिया, इसने इस कॉन्फिडेंस से कि निचोड़ लेंगे इनको किसानों को निचोड़ देंगे इनको। तो इसने जब निचोड़ना शुरू किया तो किसानों ने अपनी किसानी खेतीबाड़ी खत्म छोड़ दी कि भाई जब कुछ बचना ही नहीं है घर में तो फिर हम करें क्यों, ठीक है। कुछ जब घर ही बच ही नहीं रहा है और लूट पाट के मार पीट करके ले जा रहे हो, तो हम भी लूट पाट करते हैं, मार पीट करते हैं, उसी से कुछ कमाएंगे, उसमें तो कम से कम देना तो नहीं पड़ेगा। तो ये जो इजारदारी सिस्टम है, ठीक है, कुछ याद आ रहा है आपको, कुछ एनालॉजी ड्रॉ कर पा रहे हो? टेंडर निकाला है, कौन सबसे कम पैसे में एग्ज़ाम करवा लेगा? टीसीएस है, एडिक्विटी है, और भी हैं। टीसीएस ने बोला हम इतने में करवाएंगे, एडिक्विटी बोला इससे आधे रेट में मैं करवा दूंगा, आधे रेट में करवा देगा, चल तेरे को जाता है टेंडर, विदाउट थिंकिंग कि ये क्यों नहीं करवा पा रहा है। और फिर क्या हुआ जो यहाँ हुआ, क्या खेत के बीच में सेंटर है, गांव में सेंटर है, लाइट नहीं आ रही है, कीबोर्ड ढंग से ना चल रहा है, गेस्ट हाउस में एक ऊपर कमरे में सेंटर बना दिया है, ठीक है, सेंटर के बाहर एकदम नदी बह रही है, ट्रैक्टर से भर भर के लेके जाया जा रहा है पेपर दिलवाने। जुल्फ़िकार खान ही है ये मॉडर्न डे, तुमको नहीं लगता? यही तो हुआ था। अब भले उतना ना हो, लेकिन इनिशियली तो हुआ ना ये चीज़।
वही है भाई, ये इजारदारी तो है। वहाँ पे हाईएस्ट बिडर को दिया गया था कि कौन सबसे ज़्यादा वसूल करके देगा। यहाँ पे था कि कौन सबसे कम पैसे में एग्ज़ाम को करवा देगा, उसको दे दिया बिना ये सोचे कि ये आदमी कैसे करवाएगा जब वो नहीं करवा पा रहा है तो। लेकिन उससे क्या मतलब, हमें तो पैसे से मतलब। क्या हुआ, सिस्टम पूरा उधड़ गया। क्या हुआ, सब खत्म हो गया। ये जो सपने बिठाए हुए थे जुल्फ़िकार खान, कुछ नहीं हो पाया, चेंज हो गया सिस्टम। ठीक है, हाँ ओयो में सेंटर, हाँ मेरा तो ओयो गेस्ट हाउस में पड़ा था सीजल, देख लो। हाँ ट्रैक्टर फ्रॉम भागलपुर। फारूक सीआर पे आते हैं अभी। तो फारूक सीआर जो है, ये दो सैयद भाई थे, मतलब ये तीनों भाई, मतलब तीनों काइंड ऑफ दोस्त थे। स्कूल में साथ में जा रहे हैं अपना, ठीक है, साथ कंचे खेलते थे अपना, ठीक है, साथ में एकदम मौज मस्ती चल रही है। तो सैयद बंधु जो हैं हुसैन अली खान फराह और अब्दुल्ला खान फराह, इसको थ्रोन पे बिठाते हैं। ये नोबेल्स थे, नोबेल मतलब उनके कोर्ट में मंत्री थे। तो ये फारूक सीआर को बनाते हैं, ठीक है, इसको हटा के जहांदर शाह को मरवा देते हैं, फारूक सीआर से मरवा देते हैं, जहांदर शाह खुद नहीं मारते, मरवा देते हैं और फारूक सीआर को बिठा देते हैं। 1713 से लेकर 1719 का ये वक्त है। अब इसमें क्या है कि जो सैयद भाई हैं, जो सैयद बंधु हैं, वो धीरे धीरे पावर एज्यूम करने लगते हैं। इनफैक्ट फारूक सीआर से ज़्यादा पावर अब इनकी होने लगती है कोर्ट में। इससे जो बाकी नोबेल्स हैं वो भी चढ़ने लगते हैं, ठीक है, और ये अपना धीरे धीरे इंडिपेंडेंस। तो फारूक सीआर को ये बात समझ में आने लगी कि यार ये तो पावर ही लिए ले रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे ये होता है कि ये इनको दूर भेज देता है, ठीक है, दूर दूर अलग अलग गवर्नरशिप दे देता है। अब फारूक सीआर को या फिर इनको ये बात समझ आने लगी थी कि ऐसे तो बात नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो इन्होंने हाथ मिलाया मराठाओं से और मरवा डाला फारूक सीआर को। फारूक सीआर को मरवा डाला इन्होंने, ठीक, किसकी हेल्प से, पेशवा बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से, ठीक है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े हैं, गोल्डन फरमान एक इशू किया था इसने। इसका क्या था, एक गंदी काइंड ऑफ बीमारी हुई थी इसको, काइंड ऑफ कुछ तो फोड़ा वगैरह टाइप हो गया था, तो ठीक नहीं हो रहा था। तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ठीक कर दिया इसका, वो जो बीमारी था, ठीक है, फिजिशियन ला के दिया और ठीक कर दिया। इतना खुश हुआ कि 1717 में इसने एक फरमान जारी कर दिया जो आगे चल के बैटल ऑफ प्लासी का एक रूट कॉज बनता है। तो गोल्डन फरमान में इसने ब्रिटिशर से ये बोला कि 3000 रुपये का पेमेंट कर दो, सालाना पेमेंट करो, टैक्स फ्री ट्रेड करो बंगाल में, कोई लोड वाली लेने वाली बात नहीं है, आराम से ट्रेड करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। इनफैक्ट तुम खुद के पासेस भी इशू कर सकते हो, दस्तक भी इशू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 1717 में इसने फरमान इशू किया था। तो ये सैयद ब्रदर फारूक सीआर को मार के किसको बिठाते हैं, रफ़ीउद्दौला राजूद्दौला, ठीक है, रफ़ीउद्दौला होता है और एक कोई क्या नाम था, क्या नाम था उसका, रफ़ीउद्दौला और दर्जुद्दौला ऐसे करके उसका कुछ तो नाम था, बस ध्यान रखना, दौला करके दो आए थे और वो एक साल भी मुश्किल से नहीं रूल कर पाए, पूरा मिला के एक साल भी दोनों रूल नहीं कर पाए, ठीक है। तो फिर कौन आता है, मोहम्मद शाह, ये आता है मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह आता है ये। और ये जो मोहम्मद शाह है इसका नाम क्या था, रंगीला रखा गया। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही रंगीनियत पसंद करता था ये, ठीक है। कैसे, कोर्ट में जैसे नहीं वो औरंगजेब था, औरंगजेब का एकदम उल्टा था ये। इसका ओरिजिनल नेम क्या था मोहम्मद शाह रंगीला का, रोशन अख्तर था इसका नाम, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखना, जो पहला वाला था ना बहादुर शाह, इसका नाम था मुअज्जम, ठीक है, मुअज्जम। लेकिन वॉज लाइक कि मुअज्जम नहीं अच्छा लग रहा, बहादुर शाह बढ़िया लग रहा है, ठीक है। इसी तरह मोहम्मद शाह, रोशन अख्तर क्या है, रोशन करते रहते, मोहम्मद शाह बुलाओ, ठीक है। और इसका एक पेन नेम पड़ गया रंगीला, इसकी हरकतों की वजह से। आराम से डांस चल रहा है, वाइन चल रही है, मज़े चल रहे हैं जीवन के पूरे, ठीक है। इसने क्या करवाया इसको भी, क्योंकि सैयद ब्रदर्स की हेल्प से फारूक सीआर थ्रोन पे बैठा था, उसको मरवा दिया सैयद ब्रदर ने दो और को बिठाया, वो भी पता नहीं टीबी था, लंग डिजीज़ था, या फिर सैयद ब्रदर्स ने उनको निपटवा दिया, जो भी हुआ, तो वो भी नहीं रहे। फिर मोहम्मद शाह आया। अब सैयद ब्रदर्स की और कोर्ट में और भयंकर टाइप की वो हो चुकी थी दबदबा। अब उन्होंने एक रूलर को ही मरवा दिया, एक मुगल शासक को ही मरवा डाला नोबेल से। अब इससे ज़्यादा और क्या ही हो सकता था। तो उन्हीं में से एक नोबेल था निज़ामुल मुल्क, उसने बोला देखो रंगीला जी, रंगीनियत अपनी बरकरार रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो यार क्या हो रहा है ये सब तुम्हारे कोर्ट में। सैयद ब्रदर्स जो है मरवाए हैं अभी 3 को, या फिर 1 को तो मरवाई हैं,
ठीक है, 2 को तो मरवा ही है, तुमको भी ऐसे ही निपटा देंगे, तो कुछ सोचो इनके बारे में। तो सैयद ब्रदर्स को मरवा डाला जाता है मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा विद द हेल्प ऑफ निज़ामुल मुल्क। ओके, फिर निज़ामुल मुल्क बोलता है देखो अब जो है अब तैयारी हो चुकी है, अब फिर से हम लोग रिवाइव करेंगे, ठीक है। चलो, जाता था इसके बाद रंगीला के पास कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, प्लान और आइडियाज़ लेके। रंगीला भी लाइक जा यार फालतू, तुम परेशान ना करो, ऐसे भी खोखट मत करो, डांस देखने दो। तो निज़ामुल मुल्क बेचारा परेशान होकर चला जाता है हैदराबाद में और यहाँ पे अपना इंडिपेंडेंट एक स्टेट बना लेता है, इंडिपेंडेंट एक स्टेट बना लेता है हैदराबाद में, ठीक है। कौन? निज़ामुल मुल्क, जिसका नाम क्या था? चिनकुलिच खान इसका ओरिजिनल नेम था, पूछ लेता है, ठीक है। और जब यहाँ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाता है, रंगीला भी लाइक क्या हो रहा है ये भेजता है गवर्नर को, लेकिन उसको डिफीट कर देता है, मार देता है मोहम्मद कौन? निज़ामुल मुल्क असफजाह। रंगीला भी लाइक कोई नहीं भाई, वो तो मजाक कर रहे थे हम, रहो अपना आराम से रहो, इंडिपेंडेंस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक। धीरे धीरे एक और नोबेल था जिसका नाम था सादत खान बुरहानुल मुल्क। ही वॉज लाइक कि क्यों ना अपना भी कुछ अलग से खड़ा कर लिया जाए, सादत खान बुरहान उल मुल्क। तो ये अवध का जो अपना किंगडम है वो सेटअप कर लेता है। जैसे निज़ामुल मुल्क हैदराबाद, वैसे ही अवध में जाके अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर देता सादत खान बुरहानुल मुल्क। तो ये भी इनके हाथ से गया। इसी टाइम पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज 1739 में 1739 में एक पर्शियन का अटैक होता है। द पर्शियन वॉज नादिर शाह। सैयद ब्रदर जो थे इनको कहीं कहीं पे ईरानी बताया गया, तो कहीं कहीं पे हिंदुस्तानी बताया गया। मतलब नोबल्स जो थे वो या तो तुर्रानी थे या ईरानी थे या हिंदुस्तानी थे। तुर्रानी मतलब ये जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तान ये जितनी है ना, ये सब जो ये ट्रांस ऑक्सीनिया वाला जो रीजन है ऑक्स रिवर के ऊपर, उसके ऊपर को बोलते हैं, यहाँ के जो मुसलमान हैं उनको बोलते हैं तुर्रानी। ईरानी है जो ईरान से हैं, और हिंदुस्तानी है जो हिंदुस्तान के, जो पहले हिंदू थे या फिर जैन बुद्ध थे, वो कन्वर्ट जिनको तलवार की नोक पे कर दिया गया था, वो थे हिंदुस्तानी, ठीक है। तो 1739 में अटैक होता है नादिर शाह का, ठीक है। तो नादिर शाह होता ईरानी। तो 1739 में 1739 में जब अटैक होता है तो यहाँ पे कौन सी जगह थी, पहले इसका मेन दिल्ली पे अटैक नहीं होता है, ठीक है। पहले तो ये मुल्तान के आसपास यहाँ पे अटैक करता है, जगह का नाम एकदम से दिमाग से जा रहा है, चलो अभी याद आता तो बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अटैक करता है, तब जो ये अपना रंगीला होता है, ही वॉज लाइक कि रंगीनत में तो बिजी हैं, तो इनसे हेल्प मांगता है निज़ामुल मुल्क से, जो निज़ामुल मुल्क यहाँ बैठा हुआ, और सादत खान बुरहानुल मुल्क से कि भाई यार भाई नहीं हो, हेल्प यहाँ ले आओ। तो ये हेल्प के लिए आते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे लड़ने जाते हैं तो नादिर शाह इनको हरा देता है, ठीक है। और नादिर शाह हरा के दोनों को बंदी बना लेता है। उसके लिए भी सरप्राइजिंग होता है नादिर शाह के लिए कि मैंने हरा दिया मुग़लों को, क्योंकि वो वहाँ से इसलिए नहीं आया था कि मुग़ल से वीक पड़ गए हैं और यहाँ आके हरा देंगे। करनाल, यस करनाल उसका जगह का नाम है, करनाल। ऐसा उसका नहीं था कि हम बैटल ऑफ करनाल भी उसको बोलते हैं, ठीक है। एक सेकेंड कहाँ पे लिखूँ, चलो कोई नहीं, बैटल ऑफ करनाल ध्यान रखना, ठीक है। बैटल ऑफ करनाल होती है जहाँ पे नादिर शाह अटैक करता है। तो उसका ये था कि उसका ट्रेजरी खाली हो चुका था, भिखमंगा टाइप हो चुका था, मतलब जहाँ पे से होता, तो उसका ये था कि चलो यार अटैक कर ही लेते हैं, क्या जा रहा है। उसको ये नहीं पता था कि डिसइंटीग्रेट हो रहा है या रंगीनियत में बिजी है, नहीं। तब तो मुग़ल जो एम्पायर था वो पूरे एशिया में अगर हम देखें तो सबसे फ्लरिशिंग एम्पायर था उस टाइम पे। अटैक होता है एंड ही वॉज लाइक कौन, ठीक है कौन, जो आपका हाँ जो नादिर शाह है, ही वॉज लाइक दिस कि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था, ठीक है, कि उसकी सिलेक्शन हो गई है, ठीक है। उसको बिल्कुल यकीन नहीं था इस चीज़ का कि उसकी सिलेक्शन हो चुकी है। और जब ये उसको सरप्राइजिंग लगा तो उसने बुलाया दोनों को, सादत खान बुरहानुल मुल्क को भी बुलाया, ठीक है, एक एक करके दोनों को। और उससे पहले इनको बुलाया जो ये अपने हैदराबाद के नवाब हैं, ठीक है। तो जो हैदराबाद के नवाब हैं, जब इनसे पूछता है वो, ठीक है, निज़ामुल मुल्क से कि क्यों, मतलब भाई हम, मतलब हमें तो समझ नहीं आ रहा हम क्यों जीत गए, तुम लोग क्यों हार गए। तो उसने बताया कि भाई जो तुमको लग रहा है ना कि मुग़ल और ये वो कुछ नहीं है, वो सब बिखर चुका है। मराठा अपना अलग है, हम भी अपना अलग निकाला है, सादत खान भी अपना अलग निकाल लाया, ठीक है, राजपूत भी अलग ही
इंडिपेंडेंस घोषित किए अपना अलग, तो ये तो वो दिख रहा है ऊपर ऊपर, अंदर सब टूट चुका है वो। सादत खान बेटा इधर आओ, क्या बताओ क्यों हम जीत गए, क्या लगता है तुमको? अब उनको भी पता है कि भाई जान हलक में है, ठीक है, और जब जान हलक में होती है तो चाटने में भी अलग समझ आता है। तो सादत खान भी लाइक मतलब फ्लो में कुछ ज़्यादा हो गया इनका। क्या हो गया? जो इन्होंने एक तो निज़ाम में बात बोली वो, प्लस इन्होंने क्या बोला कि पता है तो ये क्या 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 करना लो, क्या कर रहे हो तुम, पागल आ गए लो क्या? आओ दिल्ली ले चलते हैं उनको, मालिक दिल्ली चलते हैं, दिल्ली में दबा के आपको पैसा हम देंगे, ठीक है, दिल्ली चलते हैं। जब दिल्ली में आपको ना यहाँ थोड़ा बहुत मिला, दिल्ली में वहाँ पे तो आपको 20 करोड़ रुपए दिलाएंगे, 20 करोड़ पूरे के पूरे, आओ चलो चलो। और जब ये जाता है ना नादिर शाह दिल्ली में, ऐसी दबा के लुटाई मचाता है, लगभग 70 करोड़ इसने लूटे। शाहजहाँ का पिकॉक थ्रोन, उसमें लगा कोहिनूर, सब लूट के लेके जाता है। सादत खान बुरहानुल मुल्क को तब अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है कि फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, और इसके बाद ये खुद की सुसाइड कर लेता है। ये सुसाइड कर लेता है सादत खान बुरहानुल मुल्क। क्यों कर लेता है? क्योंकि इसको इस बात का गम होता है कि मैंने दिल्ली को, मेरी वजह से लुट गई पूरी दिल्ली, ठीक है, और कारण भी वही होता है। ओके, रंगीला जैसे तैसे बचे, ठीक है, भाग भूग के। जब भाग भूग के बचे ये उसी टाइम पे, ठीक है, ये गेम किसका बजाया इन्होंने? गेम तो खैर सैयद ब्रदर्स का बचा वो किया, ठीक है। फिर आती है बाजीराव वन की। इन्होंने भी खूब अटैक किए मुगल्स पर। छत्रपति शिवाजी महाराज का हम नाम सुनते हैं मराठा एम्पायर में, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स थे, नो डाउट, ठीक है। ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, जिनके बारे में कल पढ़ेंगे। बट मराठा में अगर दूसरा सबसे बड़ा किसी का नाम है, फिर इनफैक्ट शिवाजी से भी ज़्यादा अगर किसी ने टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया तो ही वॉज दिस मैन। नहीं बेटा, वो रणवीर सिंह नहीं थे, वो बाजीराव द फर्स्ट थे, ठीक है, बाजीराव द फर्स्ट। मुगल सल्तनत पे दिल्ली में जाके अटैक करके आए, ठीक है। वहाँ सोचो, तुम सोचो, दिल्ली में जाके मुगल एम्परर को तमाचा मार के आ जाना और बोलना कि बेटा कायदे से बैठे रही ना यहाँ पे, हाँ, लेकिन उस गद्दी को लिया नहीं था इन्होंने, ठीक है। इनका ये था कि रेड मारेंगे बस, कायदे की रेड, चौथ और सरदेश मुखी वसूलते थे रेड मार मार के। इनफैक्ट इन्होंने बोल दिया था मुगल से, बेटा तुमसे भी चौथ वसूलेंगे, अब ये हाल हो गया था। लेकिन ये गद्दी में वहाँ पे जाके बैठे नहीं थे, तो इन्होंने भी अटैक किए। कहाँ पे? ये जो मोहम्मद शाह रंगीला है, मोहम्मद शाह जो रंगीला है, ठीक है, तो उसके टाइम पे भी अटैक जो है देखने को मिले थे, ठीक है। तो ये तो सादत खान की स्टोरी हो गई, ठीक है, कि इनकी जो भारी मिस्टेक रही उसकी वजह से इनको अपना पूरा मतलब अपना जीवन ही त्यागना पड़ा। लेकिन जो अपना रंगीला था वो भी परेशान हो चुका था, क्योंकि अगर आप देखो तो पहले एक तो इंडिपेंडेंट किंगडम निकल चुके हैं, हैदराबाद का, अवध का, रंगीला ने रंगीन कर दिया इनको मार मार के, बाजीराव दी फर्स्ट मार मार के आके रंगीन कर रहे हैं। और अभी सब खत्म ही नहीं हो पाया था कि इनका मतलब टेन्योर का एंड हो रहा था, अहमद शाह अब्दाली ने भी अटैक कर दिया, ठीक है। वहाँ पर लास्ट पॉइंट वही था, लास्ट पॉइंट वही लिखा हुआ था, अहमद शाह अब्दाली ने दबा के 8 बार अटैक किया इंडिया पे। ये कौन था? जो अपना ये है ना, क्या बोलते हैं ये नादिर शाह 1739 में अटैक करता है, 1740-41 के टाइम पे मर जाता है जाके वहाँ पे। इन्हीं का ही सक्सेसर होता है अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान वाले रीजन में रूल कर रहा है, ये एक अफगान है, अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह के जाने के बाद इसको भी पता तो है ही है सब कि क्या हाल है वहाँ पे इंडिया में। ये 8 बार अटैक करता है और ये अपना अटैक शुरू कर देता है रंगीला के टाइम पे, तो रंगीला फिर से पहले जाते हैं, ठीक है। तो ये नादिर शाह नहीं, ठीक है, ये रंगीला है अपने, ओके। तो रंगीला जो है ये फिर से मार खाते हैं किसके द्वारा, और अब इनका रंगीला का हो जाता है अंत। तो रंगीला के टाइम पीरियड पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या होता है, ठीक है, रंगीला के टाइम पीरियड पे, ठीक है, रंगीला के टाइम पे क्या क्या होता है? तो रंगीला के टाइम पे एक तो सैयद ब्रदर्स मरवाए जाते हैं, पहला काम। निज़ामुल मुल्क असफ जाह जो है अपना हैदराबाद निकालता है, सादत खान बुरहानुल मुल्क अपना निकाल लेता है अवध, ठीक है। नादिर शाह का 1739 पे अटैक होता है, बाजीराव का अटैक देखने को मिलता है, देन लास्ट में अहमद शाह अब्दाली भी अटैक कर ही देता है, ठीक है, ओके। सर फैट मैंने तो 5 टाइम्स लिखा है, वो आपसे नहीं पूछेगा 5 बार 8 बार, कहीं कहीं पे 5 बार लिखा हुआ है, कहीं कहीं 8 बार, लेकिन इतना नहीं आपसे पूछेगा, ठीक है।
हाँ, रंगीन कर दिया मार मार के इनको, ठीक। तो अब जो है रंगीला भी जाते हैं, ठीक है, रंगीला भी, और रोहिलखंड जो एक एरिया होता है वो भी इन्हीं के टाइम पे इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है अपनी, खैर। और जो राजपूत हैं वो भी अपनी धीरे धीरे उनको पता चल जाता है तो वो भी इंडिपेंडेंस घोषित कर देते हैं। अब आते हैं अहमद शाह। अहमद शाह अब्दाली, नहीं नहीं नहीं, ये अहमद शाह अब्दाली अलग है। ये जब अहमद शाह अब्दाली अटैक कर रहा होता है उस टाइम पे मुगल एम्पायर का नाम भी अहमद शाह ही होता है, ठीक है, 48 से लेकर 54 तक। देन आते हैं आलमगीर दी टू। इन्हीं के टाइम पे ही प्लासी का युद्ध होता है। एक्चुअल में ये बहुत लंबे टाइम से जेल में बंद थे, तो नोबेल्स जो हैं यानी कि जो मंत्री थे मुगल किंगडम के, इतने पावरफुल हो गए थे, ठीक है, जैसे सैयद ब्रदर्स किंग मेकर थे, तो वैसे ये लोग अब राजा बना रहे थे, ठीक है, जो अपनी मर्जी का होता था। तो आलमगीर टू को भी लाइक जेल से निकाल के राजा बनेगा तू, आजा इधर आजा, चल गद्दी बैठ जा, तो वैसा टाइप था 54 से लेकर 59 तक। जो प्लासी का बैटल है, प्लासी का युद्ध, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मेजर बैटल माना जाता है, उसको जो है आलमगीर टू के टाइम पे ही वो हुआ था। देन आता है शाह आलम टू, जिसके टाइम पे बक्सर का बैटल हुआ था, बक्सर का युद्ध, जिसमें किसने पार्टिसिपेट भी किया था 1764 में। ये 1757 में हुआ था, ये 1764 में हुआ था, ठीक है। और इसी के टाइम पे ही शाह आलम टू के टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। इसके टाइम पे हुआ था प्लासी और इसके टाइम पे हुआ था बक्सर। इसमें इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था प्लासी में आलमगीर टू ने, लेकिन इसमें शाह आलम टू ने पार्टिसिपेट किया था। फिर इनकी अंग्रेजों ने कैंची बनाई थी इलाहाबाद फोर्ट में, हम देखेंगे बाद में। फिर आता है अपना अकबर दी सेकेंड, जिन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया था 1806 से लेकर 37 तक। देन उसके बाद आते हैं अपने आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफ़र, या फिर बहादुर शाह दी सेकेंड, या तो जफ़र या सेकेंड, ओके, 37 से लेकर 57 तक। और फिर इनको 1857 की जो रिवोल्ट होती है उसमें इनको ब्रिटिशर्स कैप्चर करते हैं और म्यांमार या फिर बर्मा की रंगून जेल भेज देते हैं, ठीक है। और बस खेल ख़त्म, डाटा ख़त्म, खेल ख़त्म, खेल ख़त्म बेटा, खेल ख़त्म, ठीक है। तो रंगून जो है इनको भेज दिया जाता है एंड मुगल्स का लग जाता है फुल स्टॉप। तो आपने देखा कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, लेकिन औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह, जहांदर शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह रंगीला, हाँ, फिर उसके बाद अहमद शाह, आलमगीर टू, शाह आलम टू, अकबर टू, बहादुर शाह टू। टाइम पीरियड छोटा सा ही है लेकिन इतने सारे रूलर आ गए। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि लॉन्गेस्ट सर्विंग मुगल कौन था, हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग मुगल, कौन था जिसने सबसे लंबे टाइम तक के लिए सर्व किया, तो इट वॉज अकबर द बीरबल, ठीक है, 50 साल तक, 50 ईयर्स। सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन था, सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग, क्यों, ये कौन था, ही वॉज औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने कितने टाइम तक रूल किया, 49 ईयर्स, ओके। यस, द परफेक्ट मैन से याद आया, इंसाने जो कामिल का टाइटल है ना वो एक्चुअल में हुमायूं का था, इंसाने कामिल। अबुल फजल की जो किताब है अकबरनामा, उसमें इंसाने कामिल बोला गया हुमायूं को, द परफेक्ट मैन। लेकिन एसएससी जो है ढीठ बना हुआ है, इसने एसएससी ने क्या किया, अकबर को माना, ठीक है, अकबर को यहाँ पे माना, ओके। एसएससी ने जो है अकबर को माना कि इंसाने कामिल का टाइटल मिला हुआ था, द परफेक्ट मैन। चैलेंज भी किया गया इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी उन्होंने चेंज किया नहीं और उसी को माना। जबकि अबुल फजल की किताब में लिखा हुआ है कि भाई हुमायूं है, लेकिन एसएससी भी लाइक तो क्या हुआ, हमारे यहाँ तो इंसाने कामिल अकबर ही होता है। अबुल फजल लिख के गए तो क्या हुआ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है तो उसी तरीके से उसमें भी हम कर देते हैं। तो भाई पता नहीं क्या ही चल रहा है, खैर जो भी हो। तो ये थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह समझ लेते हैं कि सूबा होता था, सरकार होता था, परगना होता था। सूबा वाज लाइक प्रोविंस, एकदम अपर लेवल पे, मिडिल लेवल पे होता था सरकार, फिर लोअर लेवल पे परगना होता था, फिर डिवाइड होते थे ग्राम्स में। कमेंट में आप बताओ इनकी जगह पे, दैट इज जो सरकार इनकी जगह पे जहांगीर ने क्या इंट्रोड्यूस किया था। मुकद्दम विलेज हेडमैन होते थे, दिस आई टोल्ड यू इन दिल्ली सल्तनत ऑल्सो। सिकदर रेवेन्यू ऑफिसर होता था, कानून गो जो आज भी होता है ना, रेवेन्यू कलेक्टर, रेवेन्यू कलेक्ट करता है कानून गो, ठीक है। देन अगर बात करेंगे मीर समन, ही वॉज द इंचार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड,
ठीक है। शाही घराने का प्रभारी मीर समन होते थे। मीर बख्शी हेड होते थे मिलिट्री डिपार्टमेंट के, सैन्य विभाग के प्रमुख। दीवान हेड होते थे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के, यानी कि राजस्व प्रशासन के प्रमुख। फौजदार होते थे जो कानून और व्यवस्था को बनाए रखते थे, है ना, फौजदार। अमल गुजार रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, अमल गुजार भूमि राजस्व के आकलन और संग्रह के लिए जिम्मेदार थे। सदर ये जुडिशियल अफेयर को मैनेज करते थे, न्यायिक मामलों का प्रबंधन करते थे। शिकदर पुलिस चीफ एट परगना लेवल, और आमीन रेवेन्यू असेसर थे, ठीक है, ओके। इंसान कामिल, हाँ, चेयरमैन ऑफ एससी हैं, इन्हीं को दे देना चाहिए ना। चलो खैर, राजपूत के बारे में वैसे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे थे शाकंभरी में चौहान, दिल्ली में थे तोमर, ठीक है, मालवा में थे परमार, और यहाँ पे थे चौहान, यहाँ पे तोमर, यहाँ पे थे परमार, यहाँ पे थे गहड़वाल। कन्नौज में कौन थे? कन्नौज पे थे गहड़वाल। गुजरात वाले एरिया में सोलंकी, कहीं कहीं पे सोलंकी इसको नहीं मानते हैं राजपूत, लेकिन ठीक है, कहीं कहीं मानते हैं, तो मानते हैं वैसे तो सोलंकीज हो गए, ये आपके चौहान्स हो गए, ये परमार हो गए, ये आपके कन्नौज में कछवा हो गए, और ये तोमर हो गए, ठीक है। तो दीज वर राजपूत रूलर्स उस टाइम के। और यहाँ पे आपके मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत रूलर बाद में आते हैं, ठीक है, ये बाद में आते हैं सिसोदिया राजपूत रूलर, जो कि हमने देखा था कि किस तरीके से मुगल सजरेंटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। राणा सांगा ने पहले बाबर के साथ खानवा के लड़ा, महाराणा प्रताप ने देन बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में अकबर के फोर्सेस के साथ लड़ा, लेकिन गिव अप नहीं किया। अमर सिंह फाइनली जहांगीर के टाइम पे ट्रीटी साइन होती है अमर सिंह के साथ उन लोगों की, ठीक है, जो सिसोदिया मेवाड़ के राजपूत रूलर हैं। राठौर भी यहीं पे थे, जो राजस्थान का रीजन है, जो आजकल जोधपुर वाला इलाका है, वहाँ पे राठौर हुआ करते थे। फिर बाद में चौहान ये दिल्ली की तख्त पे बैठ जाते हैं, आपको पता है, जो शाकंभरी के चौहान है दिल्ली की तख्त पे बैठते हैं। और फिर मोहम्मद गौरी आके वो बैटल ऑफ तराइन होते हैं, ठीक है। तो मैनी राजपूत किंग्स पर्टिकुलरली दोज बिलोंगिंग टू अम्बेर एंड जोधपुर हैड सर्व्ड अंडर द मुगल्स विद डिस्टिंक्शन। और थ्योरीज वगैरह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कहीं कहीं पे थ्योरी है कि अग्निकुल थ्योरी है ना, वो माउंट आबू की पहाड़ियों में हुआ था, वो काइंड ऑफ यज्ञ हुआ था, वहाँ से राजपूत निकल के आए थे। कुछ का कहना है कि ये फॉरेन ट्राइब्स हैं, ये जो राजपूत हैं, ये एक्चुअल में जो हून्स हैं, जो वाइट हून हैं, या फिर जो सेंट्रल एशिया से जो अटैक हुए थे स्काइथियंस के, याद है, स्काइथियंस और कुशांस, तो ये वही हैं एक्चुअल में, जो सेंट्रल एशिया से हैं, या फिर हून्स हैं ये। तो अलग अलग थ्योरीज हैं, वो पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन, ठीक है। तो ओके, तो इन एक्सचेंज, इसके एक्सचेंज में जो अम्बेर और जोधपुर में मुगल्स के अंडर में राजपूत ने सर्व किया, इन एक्सचेंज ऑफ दैट दे वर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी। तो इसके बदले उन्हें वतन जागीर के रूप में काफ़ी स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति थी। वतन का मतलब है पार्ट ऑफ लैंड दिया जाता था, और उसमें जागीर, ठीक है। जागीरदार कौन होते थे? तो जागीरदार होते थे जिनको कि रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट मिल रखे हैं उसमें, ठीक है, जागीरदार वो होते थे। मनसबदार कौन होते थे? मनसबदार वो थे जिनको कि घुड़सवार मेंटेन करके रखने होते थे, सवार, जट सवार, वो मेंटेन करके रखने होते थे, वो होते थे आपके कौन? मनसबदार। ये थे जागीरदार, ओके। लंबरदार कौन होता है? क्यों? These influential Rajput families claimed the सूबेदारी of rich provinces of Gujarat and Malwa. Raja Ajit Singh of Jodhpur held the governorship of Gujarat. सवाई राजा जय सिंह द सेकंड ऑफ अम्बेर वॉज द गवर्नर ऑफ मालवा। वो मालवा के गवर्नर थे कौन? सवाई राजा जय सिंह। ये जो है सवाई राजा जय सिंह ऑफ द सेकंड फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल एट जयपुर। एंड तो देखो कुछ जो है डिसअपियर हो जाएंगे फ्रेम से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सिसोदिया, राठौर, ये अब ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। परमार कहाँ गए सर? सोलंकी। ये अलाउद्दीन, जैसे परमार की अगर बात करें जो मालवा वाले रीजन में थे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इनकी हार हो जाती है, तो ये वहाँ से इनका नाम ज़्यादा सुनने नहीं मिलेगा, ठीक है। जो सुना था हमने वो राजा भोज, ठीक है, भोपाल एंड वो सब, वो तभी हमने सुना था। उसके बाद खिलजी का अटैक के बाद दे आर गॉन, ठीक है। गॉन इन दी सेंस कि भाई मतलब उनका मेजर इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, या फिर दिल्ली सल्तनत के अंडर में आ गए वो। ये जो हैं ये अभी हैं राठौर हैं, ठीक है, जो आपको देखने को मिले राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हो गए ये सब, ठीक है। ये मेहरानगढ़ का किला है जो आपको देखने को मिलेगा जोधपुर में। ये राव जोधा के द्वारा बनवाया गया था, जो मारवाड़ के राठौर रूलर थे उनके द्वारा बनवाया गया था ये मेहरानगढ़ का किला, ओके, इधर रखिएगा। हमने तो आपसे ही सुना है बराबर, हाँ, क्योंकि तुमने हम ही सब हिस्ट्री पढ़ा है ना, पहले पढ़ा ही नहीं होगी हिस्ट्री पढ़ी होती तो सुना होता। शराब याद।
चलो तो आगे बढ़ा जाए। ये कितना अच्छा लग रहा है किला, नहीं, मेहरानगढ़ का किला। ओके, देन ये है जंतर मंतर जो बनवाया गया। जंतर मंतर दे आर लाइक कि ऑब्जर्वेटरीज थी हैं, ठीक है, टाइम वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। भाई पूरा ये जो बनी है इसमें, इसी में कि भाई सूरज की रोशनी पड़ेगी, इसमें एकदम मार्किंग हो रखी है, इससे पता चलता था कितना क्या टाइम हुआ। तो ये सवाई राजा जयसिंह टूर ने बनाया, जो जयपुर के हैं। 5 जंतर मंतर बनवाए थे, दिल्ली में, जयपुर में, वाराणसी में, उज्जैन में, मथुरा में। दिल्ली वाली सबसे पहले बनी थी, जयपुर वाली सबसे बड़ी है। और यूनेस्को का जो साइट है वो यही वाला, 2010 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। ठीक है, तो ये 5 जंतर मंतर बनवाए गए थे। वी आर डन विथ टुडेज लेक्चर। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चंस कुछ इस टॉपिक पे बेस्ड। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकता है। कैसा लगा लेक्चर आज का आप लोगों को? भगवान, परदेसी हो सर, मतलब अच्छा परदेसी है। चलो भाई, तो जिसको रिकॉर्डिंग लेनी है बैच की या फिर क्विजेज लगानी है, हैंड नोट्स चाहिए डिजिटल फॉर्मेट में, टेलीग्राम पे क्विज यू कैन टेक। बाकी जो प्रॉब्लम थी ना वो कि टाइम पे अपलोड वाला लेक्चर पिछले 2-3 लेक्चर में, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी बिकॉज मैंने रिकॉर्डिंग में लगा दिया था। तुरंत अपलोड हो जाएगी क्लास, तुरंत मतलब तुरंत, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट अस डू दी क्वेश्चंस। ये आपका इंग्लिश का बैच है एंड ये आपका कॉम्बो का बैच है। ओके, चलो अभी क्वेश्चंस लगाते हैं। ओके, अभी मत करिए, शिवाजी पे हमने पढ़ानी है, ये करो जल्दी से। 9:30 पे क्लास लिया करो सर। अच्छा, सीजीएल 2025 का जीके क्वेश्चन नहीं अपलोड होगा सस्मिता पानीग्राही जी, ठीक है, वो भी अपलोड नहीं होगा। अब जो हैं वो सब अपलोड होंगे आपको। ओके, सब मिलेंगे। तो औरंगजेब ने अर्थी निकाली थी क्या इंस्ट्रूमेंट्स की? कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स की? कौन सी इंस्ट्रूमेंट की अर्थी निकाली थी? चलो, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मनसबदारी सिस्टम इज करेक्ट? कौन सा सही है? ऑल आर्मी ट्रूपर्स और ये कर चुके हैं यार ये क्वेश्चन तो, ठीक है, ये गलत होगा आपका। ओके, एक सेकेंड, करेक्ट पूछ रहा है। सॉरी। मनसबदारी वर नेवर पेड इन कैश, रॉन्ग। हमने देखा था कैश में पे होता था जो छोटे मनसबदार थे। कौन लाया था 1571 में मनसबदारी को? अकबर लेके आया था। वर यूजुअली असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्ट्री के बेसिस पे नहीं दिए जाते थे, ठीक है, सारे आर्मी ट्रूपर्स को भी नहीं मिलते थे। एक सेकेंड, ये दूसरा हम करने लगे हैं क्या? मुगल पार्ट 3 तो है ना? करो। अच्छा, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कौन सा सही मैच नहीं है, करो जरा। निज़ाम शाही अहमदनगर में थे आपके, ठीक है। बीजापुर में आदिल शाही थी, तो ये गलत हो जाएगा। ये करो, छत्रसाल वाला ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बुंदेला रेबेलियन अगेंस्ट औरंगजेब आर करेक्ट? तो जो बुंदेला रेबेलियन औरंगजेब के टाइम पे वो कौन सा सही है? शिवाजी एडवाइस छत्रसाल टू प्रमोट लोकल राइजिंग्स अगेंस्ट द औरंगजेब, कि भाई जाओ और इसके अगेंस्ट पे औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ो, अपने बुंदेलखंड जो रीजन है उसको आज़ाद करवाओ, ठीक है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करेंगे तो जो पहला वाला स्टेटमेंट होगा वो आपका सही होगा। छत्रसाल लेवीड चौथ लाइक मराठाओं की तरह चौथ भी इन्होंने लगाया। 1705 में औरंगजेब डिसाइडेड टू मेक पीस विद छत्रसाल एंड छत्रसाल वाज ग्रांटेड मनसब ऑफ 4000। तो 4000 की मनसब भी दे दी गई थी इनको, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। Who among the following assumed the title of Nizamul Mulk Asaf Jah to set himself up as an independent ruler with his base in Hyderabad?
करतलब खान, बहादुर शाह, अलीवर्दी खान या फिर चिन कुलिच खान, इनमें से किसने हैदराबाद में स्वयं को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करके निज़ामुल मुल्क असफजाह की उपाधि धारण करी? चिन कुलिच खान ने। ओके, अलीवर्दी खान तो बंगाल का बनता है, बाद में आता है ये, ठीक है, बंगाल का बनता है और बाद में आता है ये। चलो अगला क्वेश्चन करो रिगार्डिंग सवाई जय सिंह। ही लर्नड ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ यूरोपियन ऑब्जर्वेशंस एंड obtained De La Hare's tables from which he reproduced a refraction table. Okay. His astronomers also developed a telescope of their own to observe the lunar phases of Venus. बताइए, तो यहाँ पे जो पहला वाला स्टेटमेंट होगा वो तो सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है, बिकॉज ऐसा कुछ तो नहीं किया गया था। सवाई जय सिंह के जो नोवेल्स हैं, ठीक है, या फिर उनके एस्ट्रोनॉमर से उनका द्वारा। ओके ओके, अगला क्वेश्चन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर यूज्ड इन द इंडो पर्शियन सोर्सेज ऑफ द मुगल पीरियड टू डिनोट अ पेजेंट? ये भी हम लोग देख चुके हैं आई थिंक, ठीक है। मजूर नहीं होता था, बाकी सब होते थे। मजूर कौन होता था, कौन होता था ये, है ना? चलो, विच मुगल रूलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर 1675 में? कौन था ये? औरंगज़ेब ने करवाया था। यही कारण था कि क्यों इनके बाद गुरु तेग बहादुर जी के बाद जो गुरु गोबिंद सिंह आते हैं, 10वें और आखिरी सिख गुरु, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी, एक वॉरियर क्लास की, कि भाई अब जो है इनके खिलाफ युद्ध छेड़ना पड़ेगा, बहुत हो गया। पहले 5वें सिख गुरु को मरवाया, अब 9वें को, अब इनके खिलाफ युद्ध छेड़ना पड़ेगा। तो सिख भी युद्ध में आ गए थे, छत्रसाल वाला देखा हमने, सराई घाट वाला देखा हमने, मराठा ने तो इनकी ऐसी तैसी करी रखी थी। तो औरंगज़ेब का जो रेन है बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। ओके चलो, वे अंडर हुज रूल डिड द मुगल एम्पायर अचीव इट्स लार्जेस्ट टेरिटोरियल लिमिट्स? तो किसके टाइम पे लार्जेस्ट टेरिटोरियल लिमिट्स थी? औरंगजेब के टाइम पे, जिसको आलमगीर के नाम से जानते हैं। मुहतासिब रिलीजियस ऑफिसर अपॉइंट किए थे, याद है आपको। एंड बैटल ऑफ धर्मत, सामूगढ़ और देवराई लड़ा था इसने। ओके 1686 में बीजापुर, तो 1687 में गोलकोंडा। यस, 11 हो चुके हैं अभी। तो विच मुगल रूलर्स इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ राठौर राजपूत रूलर्स ऑफ मेवाड़ लेड टू देयर रिबेलियन? तो किसने बहुत ज़्यादा राठौर राजपूत रूलर्स के जो दखलंदाजी करी थी? तो अगर आपको याद हो, दारा जो शिको हैं उनको शरण दे दी थी इन लोगों ने, तो इसीलिए औरंगज़ेब इनसे चिढ़ा हुआ था, ठीक है। तो औरंगज़ेब आंसर होगा। और बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर भी कर रहा था औरंगज़ेब वॉज लाइक कि आपका जो ये बेटा है अभी, क्योंकि जब इनकी डेथ हुई थी राठौर किंग की, तो उनका बेटा हुआ नहीं था। तो जब उनके डेथ के बाद उनका बेटा हुआ, ठीक है, तब उन्होंने एक्सेप्ट मतलब करने से मना कर दिया औरंगज़ेब ने। तो वो थोड़ा सा टसल था। अभी कल की एक पता नहीं न्यूज़ मैंने सुन रहा था, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट एक हुआ, ठीक है। आई थिंक महाराष्ट्र का इवेंट है, जहाँ पे एक आर्मी पर्सनल है, ही केम हिज होम बिकॉज उनकी जो वाइफ थी शी वॉज प्रेगनेंट एंड उनका डिलीवरी होनी थी, बच्चा होना था। एंड अनफॉर्चुनेटली मतलब जब उनकी जो वाइफ हैं, जब शी वॉज गिविंग बर्थ टू द बेबी, ठीक है, टू हर डॉटर, टू हिज डॉटर, तो उनकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से। वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट। तो जब उनका पार्थिव शरीर जा रहा होता है तो वो स्ट्रेचर पे आती हैं उनकी जो वाइफ है, ठीक है। वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स वर दी मराठाज अ मेजर चैलेंज? तो औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी। अंडर हुज रेन वॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन पर्शियन और क्लासिकल इंडियन म्यूजिक रिटन? किसके टाइम पे बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी? शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर और या फिर औरंगज़ेब के टाइम पे? तो ये औरंगज़ेब के टाइम पे लिखी गई थी सबसे ज़्यादा बुक्स। ओके विच मुगल एम्परर हैज़ अटेम्प्टेड टू वैंडलाइज द कैलाश टेम्पल? तो हमने देखा था किसने तोड़वाने की कोशिश करी? औरंगज़ेब ने उसको तोड़वाने की कोशिश करी, लेकिन तोड़वा नहीं पाया उसको। कैलाश मंदिर बनवाया किसने था, जल्दी बताना, एलोरा में। और किस केव में देखने को मिलेगा आपको? किस केव में देखने मिलेगा? फ्रेंच पोजीशंस इन इंडिया वर रिस्टोर्ड बैटल ऑफ, इसको छोड़ो अभी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। औरंगज़ेब ये बनवाया किसने था? कृष्णा द फर्स्ट ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने, ठीक है। केव नंबर 16 है आपकी, ठीक है, एलोरा में
आपकी हिंदू, बुद्धिज़्म, जैन तीनों केव हैं, लेकिन अजंता में सिर्फ बुद्धिस्ट केव हैं। इसका आंसर पेरिस होगा, लेकिन अभी करना नहीं है, ठीक है। छोड़ दो, ये वाला भी छोड़ना है पूरा, ठीक है। ये वाला, ये आंसर सी होगा, लेकिन अभी छोड़ना है। हु वॉज द ईरानियन रूलर हु अटैक द सिटी ऑफ दिल्ली एंड टुक अवे एन इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ इन 1739? 1739 में कौन वेल्थ लेके गया? नादिर शाह। अहमद शाह अब्दाली कल भी पढ़ेंगे। मराठा के साथ इसका एक काफ़ी बड़ा बैटल हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर इन इंडिया? तो कॉलोनियल आर्किटेक्चर के यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है? गेटवे ऑफ इंडिया है और इंडिया गेट, दो ऑप्शन हैं आपके पास। तो कॉलोनियल आर्किटेक्चर दोनों ही है, बिकॉज दोनों ही ब्रिटिशर्स के द्वारा ही बनवाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए बोथ 1 and 2। जब ये इंडिया छोड़ के जा रहे थे उसी टाइम की बात है ये सब जो बने थे, ठीक है। जो इंडिया गेट है ये तो एक वॉर मेमोरियल है, जो लोग वर्ल्ड वॉर 1 में मरे थे इंडियन सोल्जर्स, उनको वो करने के लिए, तो वर्ल्ड वॉर 1 में और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में, ठीक है। यहाँ इंडिया गेट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है वर्ल्ड वॉर 1 में और जो थर्ड एंग्लो अफगान वॉर हुआ है उसमें, ठीक है, ठीक है। और ये कब बना आपका इंडिया गेट? 1931 में। और इसकी बात करेंगे तो 1911 के टाइम पे बना था ये, ठीक है। और जब किंग जॉर्ज दी 5 आए थे इंडिया में, किंग जॉर्ज 5, तो उनका जो आगमन हुआ था, ठीक है, तो उसको आगमन को कमेमोरेट करने के लिए, ठीक है, बनाया गया था किंग जॉर्ज 5 के आगमन के लिए। ओके, चलो। बाकी गौथिक आर्किटेक्चर भी ध्यान रखना है, जो मैंने आपको पढ़ाया था। गौथिक आर्किटेक्चर याद है आपको, जिसमें कि आपका ये मुंबई में काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि आपका CSMT है, वो सब बने हुए हैं। अरेंज द फॉलोइंग मुगल रूलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर रेन? अकबर शाह 2, बहादुर शाह 2, शाह आलम 2, मोहम्मद शाह रंगीला। अब ये सब क्या है? ये लेटर मुगल्स हैं। IBA में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वी नो कि जो मोहम्मद शाह रंगीला है 1739 के टाइम पर अटैक हुआ था नादिर शाह को, उस टाइम पे था ये। 1748 तक इसका रूल रहा था मोहम्मद शाह रंगीला का। 1719 में से लेकर 48 तक रहा था। फारूक सियार ने 1717 में फरमान जारी किया था, 1719 में मरवा दिया था सैयद बंधुओं ने, और उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला है, उसने भी मरवा दिया था सैयद ब्रदर्स को। तो ये टाइम पीरियड था इसका। अब वैसे बात है, इसके बाद शाह आलम 2 इसके बाद ही आया था, जिसके टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। ये 1759 का टाइम है जहाँ आया था ये, 1806 तक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा, 1806 तक था। बहादुर शाह 2 तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा ना। बड़ा आसान है क्वेश्चन, कि आपको पता है रंगीला पहले आया था, बक्सर बाद में हुआ था, सबसे आखिरी रूलर यही था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय है। तो 432 तो हो गई, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकते, ख़त्म। ये वाला होगा ऑप्शन आपका, ठीक है। तो जो ये अकबर शाह 2 है, ये 1806 से लेके आपका 37 तक रहता है, ठीक है। अब थोड़ा सा लॉजिकल गेस भी करोगे कि यार ठीक है, फारूक सियार के बाद आया था, ठीक है। फारूक सियार पहले, क्योंकि पहले बहादुर शाह आया, जानदार शाह आया, फिर उद्दौला आया, रफ़ीउद्दौला, दरजादुद्दौला, ठीक है। उसके बाद फारूक सियार आया, फारूक सियार के बाद कौन आया? रंगीला आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 4312। और उसके बाद कौन आया? मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह अब्दाली का अटैक भी शुरू हो गया था, और मुगल भी कौन बैठा हुआ था? अहमद शाह नाम का, ठीक है। विच टाइटल वॉज गिवन टू बेगम अख्तर को कौन सा टाइटल मिला था? क्वीन ऑफ गज़ल, क्वीन ऑफ ठुमरी, क्वीन, ख्याल बताओ। तो ये क्वीन ऑफ गज़ल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, बस थोड़ा ध्यान रखना। विच मुगल एम्परर इशूड द डेक्कन कैंपेन अगेंस्ट द मराठा एंड स्पेंड सिग्निफिकेंट टाइम इन द रीजन? लगभग 25 से 27 साल उसने अपने वहाँ पर बिताए, और ये कौन है? औरंगजेब, और वहीं मर गया ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्स अ मॉन्यूमेंट विद इट्स आर्किटेक्चरल स्टाइल? तो खजुराहो के टेम्पल फ्रेंच में, अच्छा। कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक, यस। द बैटल ऑफ सामूगढ़ वॉज फॉट बिटवीन औरंगजेब एंड विच मुगल प्रिंस? किनके बीच लड़ा गया था ये? तो औरंगजेब और लड़ा गया था दारा शिकोह के बीच में। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स बुरहानुल मुल्क अपॉइंटेड द निज़ाम ऑफ अवध? तो किस साल निज़ाम ऑफ अवध इनको अपॉइंट किया गया था? नो, इट इज़ ईजी टू गेस। अगर आप देखें यहाँ पे 1719 से लेके 48 तक रहता रंगीला, इसी के टाइम पे हुआ था। क्यों? 19 से 48 के बीच में तो हुआ था। इसी टाइम पे तो यहाँ से निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ निकाल के ले गया था हैदराबाद, और यहाँ सादत खान बुरहानुल मुल्क निकाल के ले गया था आपका ये अवध, ठीक है। तो ना तो ये होगा, तो ये बी और डी में आंसर होगा कोई, बी, खत्म, ठीक है। 1722 के टाइम पे निकाल के ले गया था ये, ओके। और इससे पहले निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ अपना हैदराबाद निकाल के ले गया था। ये भी करना नहीं है। रोहिल्ला चीफ नजीबुद्दौला played a key role in
तो जो रोहिल्ला चीफ है, रोहिलखंड यही पड़ता है आपके दिल्ली के आसपास, ठीक है। तो जो रोहिल्ला चीफ थे, तो इन्होंने किस बैटल में लड़ा, तो बैटल ऑफ जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है उसमें, ये जो हम कल देखेंगे रोहिल्ला चीफ, ठीक है। विच फॉरेन रूलर किसने 1739 में मैसेकर किया दिल्ली में आके और मुगल एम्पायर को और मुगल सत्ता को और कमज़ोर कर डाला? ही वॉज नादिर शाह। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। मुगल एम्पायर को और कमज़ोर किया। वॉट वॉज द कैपिटल ऑफ अवध व्हेन इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1722? 1722 में जब ये अवध इस्टेब्लिश हुआ था, इसकी कैपिटल क्या थी? बरेली थी, फैज़ाबाद, फतेहपुर या फिर गोरखपुर? तो अवध की कैपिटल थी आपकी फैज़ाबाद, ऑप्शन नंबर बी, जो आज का क्या है? अयोध्या है, ठीक है। आज का क्या है? अयोध्या है। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स इज कंसिडर्ड टू बी द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर? लास्ट पावरफुल मुगल रूलर कौन था? तो इट वॉज औरंगजेब, ओके। दो क्वेश्चन और करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर वॉज बिल्ड बाई औरंगजेब? तो औरंगजेब ने ज़्यादा बनवाया नहीं, एक तो मोती मस्जिद बनवाई दिल्ली में और एक बीबी का मकबरा जो है, ठीक है, बनवाया अपनी वाइफ के नाम पे, ठीक है। हुमायूं टूम अकबर के टाइम पीरियड पे बना था। ताजमहल शाहजहां, अन कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था, इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था और फिरोज शाह तुगलक ने उसमें आखिरी का जो माला है वो ऐड करवाया था। अलाई दरवाजा इज अ पार्ट ऑफ विच फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर? तो अलाई दरवाजा जो मुगल वास्तुकला के निम्नलिखित में से किस स्मारक का हिस्सा है? तो अलाई दरवाजा हिस्सा है आपका कुतुब मीनार का, ठीक है, अलाई दरवाजा। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। एक सेकेंड इज अ पार्ट ऑफ विच मुगल आर्किटेक्चर? तो मुगल आर्किटेक्चर तो है नहीं, तो दिल्ली सल्तनत का है, खैर कोई नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था, ओके, अलाई दरवाजा को, एंट्रेंस है उसका, ठीक है। सीरी फोर्ट भी बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। हाउस खास बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये कब बनवाया था? अलाई दरवाजा 1311 में, ठीक। महाभारत और रज़्मनामा को पर्शियन में कन्वर्ट करने वाला कौन था? ये वो ट्रांसलेटर, ठीक है। दारा शिको था, अब्दुल रहीम खान खाना था, अबुल फजल था या फिर फैजी था? कौन था वो? तो ये वॉज मकताब खाना अकबर के टाइम पे, याद है आपको? ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, कुछ याद आया? अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी। पुरान्स को पर्शियन में कन्वर्ट किया था दारा शिको ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट मार्क द फॉर्मल एंड ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? Fall of Delhi, the exile of Bahadur Shah Zafar to Rangoon, now Yangon, the British annexation of Bengal, signing of Treaty of Lahore। तो कौन सा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद निम्नलिखित में से किस घटना ने मुगल साम्राज्य के औपचारिक अंत को चिन्हित किया? तो ये था आपका, ठीक है। नागौर वॉज कॉन्कर्ड एंड एनेक्स्ड बाय विच हाउस ऑफ राजपूत ड्यूरिंग द लेट मुगल पीरियड? सर AWTPO के लिए कुछ करा दो, क्या करा दें, इतना सारा है, NTPC का भी है, मेंस का भी है। जोधपुर आंसर होगा, ठीक है। जोधपुर के द्वारा कॉन्कर किया गया था नागौर। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज वर कंस्ट्रक्टेड बाई सवाई जयसिंह? कितनी बनवाएगी? CHSL 2025 का क्वेश्चन है, देख रहे हो? सीधा फैटमैन सबको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एकदम डिट्टो छपा हुआ, और देख लेना और कितनी किताबों में फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो 5, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इस बार आया तो पढ़ा रहा हूँ, पिछले बैच में हो रखा है ये, ठीक है, पिछले बैच में। विच राजपूत रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द मुगल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम? किसने मना कर दिया था एक्सेप्ट करने? CHSL 2025 से सो दिया, ठीक है। अगेन CHSL 2025। सवाई राजा जयसिंह वॉज गिवन द गवर्नरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? कहाँ की इनको दे दी गई थी क्या गवर्नरशिप? तो तुम खुद ही सोचो, उड़ीसा, यहाँ पे राजा जयसिंह बैठे हुए जोधपुर में, यहाँ उड़ीसा की इनको गवर्नरशिप दी जाएगी? हैं कि पास सबसे कौन है? बंगाल पास है या अवध पास है? सबसे पास है आगरा। आगरा बहुत नज़दीक है। आगरा अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश से बॉर्डर बनाता है, राजस्थान के भी काफ़ी पास में है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर वॉज असैसिनेटेड बाई हिज नोबल्स? तो किसको असैसिनेट कर दिया गया था? बाई हिज नोबल्स के द्वारा मार डाला गया था। तो एक तो फारूक सियार को मारा गया था सैयद ब्रदर के द्वारा, और आलमगीर 2 का भी वही हाल हुआ था, अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे लिखा था, है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द रूलर ऑफ ईरान नादिर शाह सैक्ड एंड प्लंडर्ड दिल्ली? तो कब प्लंडर किया था? मरा था औरंगजेब इस साल और ये साल, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर रूल्ड ड्यूरिंग 1713 से लेकर 1719 में कौन रूल किया था? तो बड़ा आसान है, 1717 में किसने गोल्डन फरमान इशू किया था? तो फारूक सियार ने इशू किया था, ठीक है। एंड लास्ट है, व्हाट वाज द न्यू कैपिटल फाउंडेड बाई सवाई राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर? इनकी नई कैपिटल क्या थी? तो नई कैपिटल क्या थी इनकी?
जयपुर थी, ठीक है। सवाई राजा जय सिंह ने ही जयपुर सिटी बनाई थी। तो जयपुर सिटी किसने बनवाई थी? सवाई राजा जय सिंह ने ही बनवाया था इसको, ठीक है। ये कौन थे? तो ये कछवाहा राजपूत रूलर थे। ओके, चलिए, तो थैंक यू। बाकी क्वेश्चन आप खुद से लगाएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अलीवर्दी खान? ये सब डी होगा इसका, लेकिन अभी ये सब नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। ओके, ये वाला आप लगाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल इन 1704 में? क्या कैपिटल बनी थी? हावड़ा, मुर्शिदाबाद, खड़गपुर या कोलकाता? तो दिस वॉज ए मुर्शिदाबाद। अगेन देखेंगे, ऐसा नहीं कि सर ये तो पढ़ा नहीं है, पढ़ाएंगे कल। नहीं, जो हमारा जब बैटल ऑफ प्लासी पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं बंगाल के बारे में इन डिटेल आपको बताऊँगा। ओके, चलिए, तो आज का लेक्चर होता है हमारा यहाँ पे ख़त्म। ओके, और कल हम लोग देखेंगे मराठा किंगडम, और परसों से विल स्टार्ट दी मॉडर्न हिस्ट्री। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो कल का लेक्चर होगा वो एक ट्रांजिशन होगा बिटवीन मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है। मेडिवल और मॉडर्न के बीच का ट्रांजिशन। तो मराठा को चाहे मेडिवल में रखना चाहो, मॉडर्न में, कहीं कहीं मेडिवल में रखते हैं, कहीं कहीं मॉडर्न में रखते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर भी थोड़ा थोड़ा ट्रांजिशन की तरफ ही है, मॉडर्न की तरफ। आज का लेक्चर भी मॉडर्न की तरफ ट्रांजिशन हुआ है हल्का हल्का, और कल बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन देखने को मिलेगा मॉडर्न की तरफ, और परसों से पूरा मॉडर्न में घुस चुके होंगे हम लोग, ठीक है। आज ऐसे समझ लो, आज के लेक्चर में तो क्या ज़्यादा कुछ मॉडर्न था नहीं, लेकिन कल के में रहेगा, क्योंकि कल हम अंग्रेज़ों के बारे में भी देखेंगे। ओके, ऑल राइट। भक्ति सूफी मूवमेंट, देखो पहली बात, वो जो टॉपिक है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता है। बहुत ही रेयर क्वेश्चन उससे बनते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो वो भी आपको मिल जाएगा लेक्चर वो, लेकिन वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको आपके बैच के अंदर मिल जाएगा। ओके, ठीक है। और उसको अभी नहीं करना, जब मैं बोलूँगा तब करना है, अभी नहीं करना है उसको, अभी नहीं करना है। अभी ये कॉन्टीन्यूटी बना के रखनी है, ब्रेक नहीं करना है। लिटिल बॉय ऑर्डर करना सही है क्या? सही तब है अगर आप बैच में हैं, आपने सारे ये वाले क्वेश्चन लगा लिए हैं, बैच में क्वेश्चन मिलते हैं वो लगा लिए हैं, ठीक है। आप जो टेलीग्राम पे, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे भी रिवीजन होता रहता है, अगर आप उससे मतलब काइंड ऑफ पहले से ऑक्यूपाइड हैं तो मत करिए। लेकिन अगर आपका कि और क्वेश्चन लगाने हैं या फिर बैच में नहीं है क्वेश्चन लगाने हैं, तो गो विद द लिटिल बॉय। जो लोग बैच में नहीं है क्वेश्चन लगाने हैं तो गो विद इट, ठीक है। बाकी तो टेलीग्राम ग्रुप भी आपको पता है क्विज़ के लिए अलग से बना हुआ है, तो वहाँ से भी लगा सकते हैं आप क्विज़ेस, है ना, जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है अपना। ओके, चलिए, थैंक यू सभी को। बाकी मिलते हैं कल मराठास के साथ। ओके, जिन लोगों को बैच में एनरोल करना है कर सकते हैं। सारी चीज़ों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। ये आपका इंग्लिश का बैच है 2.0, और ये दोनों कॉम्बो है, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पर परमार 4.0 आई थिंक कूपन वगैरह कुछ तो होगा कॉम्बो के लिए, तो आप देख लीजिएगा। ओके, बाकी ये लेखपाल का है, लेखपाल प्रो। चलो, थैंक यू।